हम देखते हैं युवान को जो जोर से सांस लेता है और अपने एनर्जी से उस एल्डर को उठाने लग जाता है। लेकिन उसका अलायंस हेड पीछे तुरंत जाता है और उसको पकड़ लेता है और जोर से अपनी तरफ नीचे खींचने लग जाता है और युवान से बोलता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। युवान कुछ जवाब नहीं देता है और अपना एनर्जी लगाने लग जाता है, जिससे कि इसको समझ में आ जाता है कि इसकी एनर्जी से भी ज्यादा युवान की एनर्जी बहुत ज्यादा सुपीरियर है। तभी ये चिल्लाता है कि अलायंस हेड मुझे छोड़ना मत। और ये कस के पकड़ा होता है और सोच रहा होता है मैं इसको जितने भी तेजी से खींचूं, लेकिन ये अपने तरफ ही खींच रहा है। इसकी की तो बहुत ज्यादा खतरनाक है और हम देख सकते हैं कि वो जैसे खींच रहा होता है उसका कपड़ा फट जाता है और ये चिल्ला रहा था अलायंस हेड। युवान उसका तुरंत सर पकड़ लेता है। बाकी लोग उसका नाम चिल्लाते हैं और युवान से पूछते हैं कि आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो। युवान सीधा बोल देता है कि अभी ने मूरी में अलायंस के हेड ने बोला था जो इसको पकड़ेगा उसी का ही हो जाएगा, तो अब तो इसको मैं पकड़ लिया, तो अब ये ऑफिशियली मेरा माल है। ये सुन के तो लीडर का पोपट हो जाता है और युवान बोलता है अब ये आदमी को मैं लेके जाऊंगा। तभी चिल्ला रहा होता है अलायंस हेड वो मुझे ले जाएगा और तुम बस देखते रह जाओगे। तभी युवान उसको बंद कर देता और बोलता है तुम इतना हॉस्टेज हो फिर भी चिल्लाते रहते हो यार। तभी कोई आता है और युवान से बोल रहा होता है हमारी अलायंस के खातिर क्या आप नैंगोम पेट्रियाज को हमें वापस दे सकते हैं, वो अभी भी हमारे इंपॉर्टेंट मेंबर में से एक है। युवान सीधा जवाब देता है एल्डर पुंग क्या आपको एनेबी मारने का ट्राई करे और तुम बस उसको ऐसे ही छोड़ दो। तभी वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता, उसका बोलती बंद हो जाता है और युवान बोलता है आगे मैं सीधी बात करूंगा, रिस्पेक्ट या अलायंस जैसे मीठी बातों का सजेशन नहीं करूंगा। तुम उसे बचाना चाहते हो क्योंकि वो तुम्हारी एलाई है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। इतना बोलते हुए दूसरे आदमी को अपने पास बुला के उठा के उन लोगों के सामने पटक देता और बोलता है क्या तुम डरते हो कि ब्लू हेवन सोसाइटी डीमन कल्ट में आ जाएगा? अगर तुम्हें इसे बचाना चाहिए था तो जंग से पहले ही रोक लेना चाहिए था, भिखारियों की तरह जंग में लड़ने नहीं देना चाहिए था। तभी मोरी मेलायंस का लीडर हमारे युवान से बोलता है मैं सीधी बात करता हूँ, यहाँ जितने भी हीरोज हैं सबने देखा है कि वो टेक्निक कितनी डेंजरस है। जैसे आपने खुद कहा था कि ऑटोडेक्स मुरीम का डर है कि अगर वो टेक्निक आपके कल्ट के हाथ लग गई तो उसका मिसयूज हो सकता है। तभी से दोनों लोग अपने मन में सोच रहे थे ओ समझ गए, अलायंस हेड ने पहले ही खुद मान रहा है ताकि एक सॉलिड रीजन मिल जाए कि डिमोनिक कल्ट के लीडर उसे साथ ना ले जाए। वैसे भी अगर हम पहले ही इंटेटिव ले ले तो उसके पास नेमगोन पेट्रियाज को ले जाने का कोई बहाना ही नहीं बचेगा। तभी दूसरा एल्डर आता है और बोलता है कि बिल्कुल सही, जैसे अलायंस हेड ने कहा हमारे ऑर्थोडॉक्स मुहिम के पास उस टेक्निक का मिसयूज होने का डर है। अगर आपके वाकई में ऐसा कोई इरादा नहीं है तो बदला लेने के नेमगोम पेट्रियाज को ही मार देना चाहिए, ठीक हो रहता। लेकिन अगर उसे हॉस्टेज बना कर रख लिया तो ये थोड़ा सा सस्पिशियस नहीं लगता? तभी मुरी मेलाइज का लीडर बोलता है जगल पेट्रियाज ने ऐसी बात बोली है कि अब डिमोनिक कल्ट के लीडर के पास नेमगोम पेट्रियाज को ले जाने का कोई बहाना ही नहीं रहा। अगर कल्ट का लीडर उसे दे देता है तो मोरी मेलायंस को टेक्निक मिल जाएगी। अगर वो फिर भी ले जाना चाहे तो सब उस पर शक करेंगे कि उसका इरादा बुरा है। तभी युवान बोलता है हाँ तुम्हारी बातों में कुछ तो दम है। बाकी लोग सोच रहे थे क्या डीमन कल्ट उनका ये सुझाव का मान गए। तभी एल्डर बोल रहा था हाँ ये ऑलमोस्ट कन्विंस हो चुका है और युवान से बोलता है तुम सच में मुरीम के हीरोज में से एक होने के लायक हो, हमें पता है कि तुम्हारा कोई बुरा इरादा नहीं है। तभी दूसरे एल्डर को बोलता है पर्पल जेट मास्टर इधर आओ और नेमगोन पेट्रियाज को ले जाओ। तभी युवान बोलता है रुको जरा, ब्लू हेवन सोसाइटी का एक एग्जीक्यूट और उनका लीडर अभी भी बाकी है। अगर तुम उन्हें पकड़ नहीं पाए या जानबूझकर छोड़ दिया और बाद में वो हमारे कल के लिए खतरा होगा तो मैं समझूंगा कि तुम्हारा असली इरादा वही था। फिर हमारे बीच का क्या होगा वो तुम खुद ही सोच लो। तभी ये सुन के उन लोग सोचने लग जाते हैं क्या ये हमको डरा धमका रहा है क्या? श्योरली उसका मतलब कोई बुरा इरादा नहीं था, चलो बस इसे जल्दी खत्म करते हैं। और युवान को जवाब देता है समझ गया ऐसा कुछ भी नहीं होगा। युवान बोलता है ठीक है चलो इसे ले जाओ। और वो सोच रहा होता है कि मेरा जिंदगी बच गया और उसे जैसे ही ले जा रहे होते हैं तभी वो रुक जाता है और हम देखते हैं कि उसके सर पे एक औरा जैसे घुस चुका होता है और ये क्या होता है हमारे युवान ने। बाकी लोग देख के हैरान हो जाते हैं। एल्डर बोलता है कि इसका मतलब क्या है युवान, क्या तुम उसे हमें देने वाले नहीं थे? तभी युवान बोलता है कि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बोला था कि उसे जिंदा छोड़ दूंगा। तभी बोलते हैं क्या? तभी ये लोग बोलते हैं जैसा सोचा था डीमन लॉर्ड वैसे ही निकले। हॉबिंग बोलता है ये डीमन लॉर्ड बिना। तभी मुरिंग मेलाइंस का हेड बोलता है कल लीडर युवान ये टाइम बकवास का नहीं है, तुम क्या हमारे इंसल्ट कर रहे हो क्या? युवान बोलता है कि मैं तो बस तुम्हारे रिक्वेस्ट को फॉलो कि इसमें तुम्हें इंसल्ट कैसे कर रहा हूँ। ये सुनकर तो सोचने ही लग जाते हैं। युवान आगे बोलता है उसे हॉस्टेज बनाने के बजाय तुम खुद उसे ही कहा था कि बदला लेने का कोई नॉर्मल तरीका है कि उसे मार ही देना और ये मेरा हक है। तभी ये सुन के बोलता है कि नहीं लीडर युवान मैंने ऐसा कुछ का मतलब नहीं बोला था। तभी हमारा शर्मा आता है युवान के पीछे और बोलता है जगल पेट्रिया कि तुम करने का क्या सोच रहे हो हमारे डीमन लॉर्ड के सामने खड़े होके। तभी ये देखता है कि डार्क किंग है, क्या खतरनाक डेंजरस हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगा कि मेरा गर्दन ही टूट चुका है।
तभी शर्मा बोलता है कि क्या तुम एडमिट करते हो कि हमारे लीडर के सामने ऐसे खड़े होकर बोल सको, और अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बिना कोई मर्सी के ही मार दूंगा। तभी ये लोग सोच रहे होते हैं क्या ये सच में फाइट करने के लिए किसी भी वक्त रेडी है। तभी हम देखते हैं जितने भी वहाँ के युवान के ग्रुप होते हैं सब उन्हें घेरने लग जाते हैं और गुस्से में देखने लग जाते हैं, और ये अपने लीडर से बोलता है कि आखिर आप क्या कर सकते हैं। तभी उसका लीडर कुछ नहीं बोल रहा, तो गुस्से में रहता है। युवान बोलता है अगर वो सच में तुम्हारा दुश्मन था, जैसे मरना जरूरी था, तो उसका लाश मिलना भी तो ठीक ही होता है। इस तरह तो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम अलायंस भी उसी टेक्निक का मिसयूज नहीं कर पाएगी। तभी मुस्लिम अलायंस का लीडर सोच रहा था क्या वो शुरू से ही ब्लू हेवन सोसाइटी का मेथड के पीछे नहीं था। युवान अपने मन में सोच सकता है ऑफ कोर्स मुझे तो उसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिसने ये जो टेक्निक बनाई थी डिवाइन फिजिकल, वो अभी हमारे डीमन कल्ट के अंदर ही है। तभी एल्डर सोच रहा होता है कि आखिर इस तरह से कैसे खत्म हो सकता है, मैं अपने ही ट्रिक में फंस चुका हूँ। अब हमारे अलायंस में क्या कर सकते हैं, सब फोर्स हो चुके हैं और ब्लू हेवन सोसाइटी भी खत्म हो चुकी है। ऐसा लगता है कि ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स अभी जेंगू में बहुत कमजोर हो चुकी है और इस आदमी का ग्रिप में फंस गई है। जहाँ पे ये वाला एल्डर सोच रहा था डिमोनिक कल्ट के अंदर शुरू से ही ब्लू हेवन सोसाइटी के लोगों को टारगेट कर रहा था, और उल्टा मैंने ही उसको ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम अलायंस पर अटैक करने का रीजन दे दिया। मुस्लिम अलायंस का हेड सोचता है तो ये है डिमोनिक कल्ट के लीडर, ऐसे ही अब मुझे मानना ही पड़ेगा, ये लोग बिल्कुल अलग ही है उस डिमोन कल्ट जिसे मैं पहले जानता था। अब इस वक्त हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमसे अलग डिमोनिक कल्ट के ज्यादातर लोग अभी भी जिंदा है और हमें अपने ज्यादातर आदमी को खो दिया है, इंक्लूडिंग व्हाइट रिंग स्क्वाड। और अगर ऐसा ना भी होता तो सिर्फ उस आदमी का ही होना ही वो पूरा डीमन गॉड है। मुझे लगता है कि आज जो हुआ उससे जेंगू का बैलेंस चेंज हो जाएगा। हाँ, बैलेंस तो चेंज हुआ है लेकिन डिमोनिक कल्ट के लीडर के फेवर में। इतना होते ही अपने युवान से बोलता है कल लीडर युवान, मेरा फिजिक्स ऑपरेटिंग टेक्निक का गलत यूज करने का कोई इरादा नहीं था, और जब तुम कह रहे हो कि नेमगॉन पेट्रियाच के साथ तुम्हारा इश्यू सॉल्व हो चुका है तो मैं इस बात पर अब और ब्लेम नहीं दूंगा। अलायंस सेड तो क्या हम अपने पूंछ दबा कर वापस जाने वाले हैं। अलायंस सेड आगे सोच रहा था मुझे यहाँ मौजूद इतने सारे हीरोज के लिए सच में अफसोस हो रहा है, लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। हमें ये नहीं जानता कि भी मैं उससे बहस किया तो पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेगा। तब ये वाला एल्डर सोच रहा होता है कि अलायंस सेड ने मुझे समझा रहा था कि आप यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। किंग गॉन्जून ने जो कुछ भी झेला है उसको देखते हुए ऐसा ईगो के लिए होने वाला फाइट कोई बड़ी बात नहीं है। तभी हमारे युवान से बोलता है मुरीम विलायंस का हेड, अगर जो कुछ भी हुआ है आप उससे नाराज हुए हैं तो मैं माफी चाहता हूँ। क्या आप अपने कल मेंबर्स को थोड़ा पीछे हटाने के लिए बोल सकते हैं ताकि हम आगे क्या हो उस पर शांति से बात करें। इतना सुनते हैं अपना युवान हाथ उठाता है और बोलता है पीछे जाओ। बाकी लोग पीछे हो रहे होते हैं। एलाइस वाले ये देख के उनको राहत मिलता है और अपना युवान मन में सोच रहा होता है हमने उन्हें काफी पुश कर दिया है, अब यहीं रुकना सही होगा। हम ये वॉर जीत तो गए हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 6 मार्शल आर्ट सेक्ट के सुप्रीम साइबर को कम्प्लीटली खत्म कर पाए हैं। ऑर्थोडॉक्स अलायंस ने भी बहुत ज्यादा लोग नहीं खोए, इसीलिए अपनी अलायंस तोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमारे अलायंस अभी भी काम के हैं। तभी हमारा सीन ग्रेट मिंग का हो जाता है। हमारा किंग बैठा होता है और उसके सामने उसका बेटा होता है और जो सोच रहा होता है आखिरकार मैं ये पोजीशन पे आ ही गया इतने मेहनत के बाद, और ये होता है अपना जू टेग्यूम। किंग बोल रहा था कि आखिर कैसे पॉसिबल है कि जियांगू की कोई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के पास एक्सप्लोजिव हो जो सिर्फ हमारे कंट्रोल में होने चाहिए, और उन्होंने पूरे फोर्टेस्ट के अंडरग्राउंड में बॉम्ब्स लगा दिए। उन्होंने इतनी खतरनाक साजिश रची है कि एक ऐसी जगह पर जहां क्राउन प्रिंस और सिविल सर्वेंट मौजूद होने वाले थे वो हमारे दुश्मन है। मैं इस बात पर चुप बैठकर कुछ ना करने वाला नहीं हूँ। कोई जाओ और एमरन यूनिफॉर्म गार्ड्स के कमांडर को ऑर्डर दो कि अपनी फोर्स लेकर सुप्रीम साइबर ऑफ 6 मार्शल आर्टिस्ट सेक्ट पर रेड करे। जैसे ही हमारा किंग ऑर्डर देता है एमरन यूनिफॉर्म को, वो जाता है बेगी साउथर्न मिलिट्री के जनरल और 10,000 सोल्जर के साथ ट्रेंडिंग कंट्री की तरफ रवाना हो गए थे। यह असल में जंगजोंग की एक फोर्स के खिलाफ वॉर डिक्लेयर था, लेकिन अभी किंग बोलता है क्या वो लोग ऑलरेडी वापस आ रहे हैं, उन्हें तो गए सिर्फ कुछ ही घंटे हुए हैं। तभी कोई बोलता है एम्परर मेजेस्टी बेगी आपसे मिलना चाहते हैं। एम्परर बोलता है ठीक है अंदर आने दो। तभी एम्परर यूनिफॉर्म का गार्ड का मेन इंसान आता है और बोलता है मैं ग्रीट करता हूँ हमारे एम्परर मेजेस्टी को। एम्परर पूछ रहा होता है कि आखिरकार तुम इतना जल्दी कैसे आ गए। गार्ड बोलता है मुझे माफ कीजिए योर हाइनेस, लेकिन जब हम वहां पहुंचने से पहले ही हमारे फोर्टेस के अंदर सारे एनिमीज पहले से ही मरे हुए थे। ये सुन के एम्परर शॉक होता है क्योंकि फोर्टेस के एनिमी इतनी जल्दी मर गए। उसे लग रहा था कि शायद कल लीडर युवान ने सबको मार दिया, लेकिन इतनी स्पीड से है कि उसे भी यकीन नहीं हो पा रहा है। तभी मिलिट्री हेड बताता है कि आर्मी ने कुछ सोल्जर और जनरल को पहले ही आगे भेज दिया था ताकि चेक करने के लिए, ताकि पता चले कि फोर्टेस में क्या हो रहा है। जो सोल्जर्स वहां बचे हुए थे उन्हें बताया है कि उनकी बात सुन के एम्परर भी शॉक हो गया। सब सोच रहे थे कि क्या कल लीडर युवान ने अकेला ही सबको मार दिया। तभी एम्परर सोचने पड़ जाता है क्या वो आसमान में उड़ गया था, उसने वहां से बिजली गिरा दी।
भी यूं बोल रहा होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। हमारा प्रिंस सोच रहा होता है अपने मन में, शुक्र है कि मैं उसका एलाइज हूँ, वरना मेरा भी वही हाल हो जाता। गार्ड बोलता है और हम इसी वजह से वापस आ गए। ये सुनते ही एम्पर शॉक्ड होता है और जर्नल सोच रहा होता है, मुझे यकीन है कि हिज मेजेस्टी भी काफी शॉक होंगे। आखिर जो इंसान ह्यूमन लिमिट्स को क्रॉस कर चुका है, ऐसा मॉन्स्टर उनके जैसे पोजीशन वाले इंसान के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। शायद वो पहले से ही ज्यादा डरे हुए होंगे। तभी एम्परर कह रहा होता है कि अपने रूल के दौरान वो देश का ऑफिशियल रीजन चेंज नहीं करेगा, चाहे उस पर कितना भी प्रेशर या फियर क्यों ना हो। तभी नरेटर बताता है, एम्परर ने रीजन चेंज ना करने का अनाउंस किया है। दोनों फेस्टिवल की फाइट की न्यूज़ पूरे जंगल में वायरल हो गई। आउटर एलायंस अपनी इमेज बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोगों ने सच देख लिया। हेवनली डिवाइन डिवाइन कल्ट का नाम और पावर पूरी दुनिया में फेमस हो गई। तभी हम देखते हैं डिवाइन हाउस, जहाँ पे युवान का फादर सूप पी रहा होता है, जहाँ पे लेफ्ट गार्डियन बोलता है अभी भी गर्म है, आराम से धीरे धीरे लीजिए सुप्रीम हेवनली डीमन। यहाँ पे युवान के फादर ने सूप पी लिया होता है और लेफ्ट गार्डियन से बोलता है कि चलो बताओ आखिर क्या क्या हुआ। तभी लेफ्ट गार्डियन बोल रहा है कि डीमन लॉर्ड अभी कैफेंग सिटी के कल्ट के नाम को हैंडल कर रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तभी लेफ्ट गार्डियन बोलता है, वेल युवान के पास भी कोई चॉइस नहीं था, वो बिल्कुल भी नहीं। नरेटर बताता है कि मिंग एम्पायर ने ऑब्वियसली डिवाइन कल को सपोर्ट कर दिया, नेशनल रिलीजन भी उनके रिलीजन में चेंज हो गया और कैपिटल काइफेंग में उनका ऑफिशियल टेंपल ब्रांच बनने का ऑर्डर दे दिया गया और मुरिम एलायंस ऑफिशियली रिस्पेक्ट दिखाते हुए एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन असल रीजन उनकी वीकनेस है जो 30% लॉस हो चुकी है। अगर मना करते तो हर साइड से एनिमीज अटैक कर देते। लेफ्ट गार्डियन बोलता है कि ये सब हुआ क्योंकि कल लीडर ने बैटल में अपनी जबरदस्त मार्शल पावर दिखा दी। तभी युवान का डैड सोच रहा होता है, 3 दिन बाद होश में आने से फाइट के बाद उसकी मेमोरीज क्लियर नहीं है। जब वो अनकॉन्शियस था तो बहुत बड़ा चेंज हो गया, कल्ट पावरफुल हो गया और अब सब लोग उसे सुप्रीम हेवनली डीमन कह रहे हैं, जो उसके लिए स्ट्रेंथ ला रही है। और कहता है कि कल लीडर अब इतना पावरफुल हो गया है कि उसको ही 5 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट का टाइटल मिलना चाहिए। तभी लेफ्ट गार्डियन बोलने लगता है, डीमन लॉर्ड को ऑलरेडी वॉर के बाद 5 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट जैसा बड़ा टाइटल मिल चुका है, इसीलिए वो ऑफिशियली उस लेवल का माना जा रहा है। और ये सुन के रिएक्शन देते हैं क्या सच में, और सोचने लगता है क्या कमाल का मिरेकल है। जब वो छोटा था तब मैं उसे एक वार्म हग भी नहीं दे पाया और उसने अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक भी नहीं सिखा पाया, फिर भी वो इतनी छोटी उम्र में वो अपनी मेहनत से इतने हाई रेलम तक पहुंच गया। हाँ यून, मुझे हमारे बच्चे पर बहुत गर्व है। और ये सब हमारा लेफ्ट गार्डन देख रहा होता है। किंग शर्माने लग जाता है और बोलता है और बोलने लगता है, हम तो फिर उसके लिए एक फिटिंग टाइटल भी होना चाहिए, उसने कल के अंदर मिलने वाला सबसे बेस्ट टाइटल अर्न कर लिया है। क्या बोला मैं समझ नहीं पाया। तभी लेफ्ट गार्डन बताता है, डीमन गॉड, उसे सब डीमन गॉड बोलते हैं। ये सो जाता है कि क्या डीमन गॉड। युवान ने फाइंडिंग हेवनली डीमन के बाद ये टाइटल हासिल करने वाला दूसरा कल्ट लीडर बन चुका है। तभी हमारा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आइस होता है और कोई भाग रहा होता है, बहुत थका हुआ होता है और नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से काफी खून निकल रहा होता है और बहुत चोट लगी हो रही होती है और अपने मन में सोच रहा होता है कि उसे जख्म बहुत दर्द हो रहा होता है। अगर वो जल्दी यहाँ से नहीं निकलता तो ट्रीट करना तो दूर की बात है, वो ठंड की वजह से ही मर सकती है। तभी अचानक से वहाँ हिलने लग जाता है, पूरे बर्फ नीचे आ रही होती है और शौक और डर में सोच रही होती है कि जो डेंजरस चीज है वो इतनी स्ट्रॉन्ग बैरियर को भी क्रॉस कर रही है। और हम देखते हैं क्रैक्स बढ़ जाते हैं और उसमें से निकलने लग जाता है कोई, और ये देखते हैं सामने और हम देखते हैं किसी चीज का मुंह और आंखें उसके, और हमको लगता है कि ये कोई थंडर ड्रैगन जैसा टाइप का है और ये उसके सामने बैठी होती है और हिल भी नहीं पा रही होती। तभी वो इस पर अटैक करने जा रहा होता है और काफी जोर से चिल्लाता है और उड़ जाता है और हमको पता चलता है कि ये अभी सिर्फ सपना देख रही होती है और बोलती है ये ड्रीम वापस से आ गया। तभी कोई होता है और पूछ रहा होता है क्या तुमने वही ड्रीम वापस देखा। तभी वो बोलती है हाँ अंकल, लगता है वो चीज तुम्हारी मेमोरी में सच में गहरी तरह से बस गई है। वेल ये समझ में आता है क्योंकि उस मॉन्स्टर से बचकर जिंदा निकलने वाले तुम इकलौते हो। फिर काफी टाइम हो गया मुझे यहाँ आए हुए, लेकिन जियोंगयंग वाकई में बहुत गर्म जगह है। मुझे समझ नहीं आता कि लोग इस क्लाइमेट में कैसे सरवाइव करते हैं। हम 3 दिन से बिना सोए सफर कर रहे हैं, तुम थोड़ा और रेस्ट क्यों नहीं कर लेते। तभी जवाब देती है, नहीं अंकल, हमें नहीं पता वो मॉन्स्टर कब तक इंस्टोन बैरियर को तोड़कर बाहर आ जाए, और आप तो वैसे भी 2 हफ्तों में मुश्किल से ही सोए हैं जब मैं यहाँ तक आया हूँ। हम जल्दी ही अलग होने वाले हैं, मैं आउटर मुलियम एलायंस के हेडक्वार्टर जाऊंगा। क्या तुम सच में काइफाइंग जाने वाली हो। तभी सामने वाला बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल अपने फादर की तरह ही जिद्दी हो। क्या तुम सच में बिलीव करते हो कि वो लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे। जियोंगयंग के जंगों में सिर्फ 2 आउटर डेस्क मार्शल आर्टिस्ट टीम वर्क को वैल्यू करते हैं। तभी उसे यकीन है कि कोशिश करना बेहतर है बजाय कोशिश ना करने
करने के। जैसे ही कई डेमोनिक मार्शल आर्टिस्ट तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो लोग कितने इवल होते हैं। तभी वो अपना मन में सोचने लग जाता है, ये ऑब्जेक्ट अपने अंकल को भी नहीं दिखा सकता, मेरा बिल्कुल पास ही है, क्योंकि मैं उन पर भी पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये मेरे पास है तो शायद वो लोग मेरी मदद करें। और तभी हम देखते हैं किसी व्यक्ति को जो कि ये सामान दे रहा होता है और बोलता है ये उन तक जरूर पहुंच जाना चाहिए। तभी ये सोच रही होती है कि अगर वो आदमी सच में ये चीज का ओनर है तो। इतने ही में ही हमारा कैफिंग सिटी का सीन हो जाता है, जहाँ पे कोई होटल के पास में आ रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं मुझे बहुत भूख लगा, कुछ खा लेते हैं। दूसरा आदमी बोलता है कुछ तो अच्छी आवाज आ रही है। और तभी कहीं पे देखते हैं और ये हमारा हॉबिंग के पीछे का सीन होता है और ये लगता है ये लोग में नूडल्स चैलेंज लगा हुआ है। ये देख के दोनों टूरिस्ट घबरा जाते हैं और साइड से निकल जाते हैं, बोलते हैं यहाँ तो कोई सीटें खाली नहीं है, चलो कोई और पैलेस देखते हैं खाने के लिए। ओनर सोचते थे नो सीट्स, अरे यहाँ पूरा एम्प्टी जगह बचा है यार। तभी हॉबिंग बोलता है ये लोग आखिर आ क्यों नहीं रहे, खा क्यों नहीं रहे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये लोग हमको अवॉइड क्यों कर रहे हैं। तभी ओनर बोलता है क्या तुमको सच में लगता है तुमको अपना मील वो सेकंड फ्लोर में खाना चाहिए था यार। तभी वोंग बोलता है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब हम पहली बार यहाँ आए थे तो उससे तो बेहतर ही है ना। तभी दूसरा बोलता है हाँ लेकिन उफ ऐसा लगता है जैसे अभी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। दूसरा इंसान हंसने लगता है और बोलता है तुम हर चीज में बहुत ज्यादा एब्यूस्ड हो जाते हो। जो एटीट्यूड ऑटोडेस्क फ्रेंसन ने सदियों से लोगों में डाल रखा था, क्या तुम्हें लगता है वो सिर्फ एक महीने में कम्प्लीटली चेंज करना पॉसिबल है? डीमन लॉर्ड की फेम की वजह से ही 100 नए लोग कल्ट में ज्वाइन कर चुके हैं, क्या ये प्रोग्रेस के लिए काफी नहीं है? इतना ज्यादा टेंशन मत लिया करो हॉबिंग। हॉबिंग बोलता है लेकिन वो तो जेंगू के लोग हैं ना। तभी वोंग बोलने लगता है फिर ये भी अच्छा प्रोग्रेस है, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग डीमन लॉर्ड के अंदर काम करना चाहते हैं, जो अब तक सबसे यंग इंसान है, जो 5 ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट में से एक बने हैं। लेकिन हॉबिंग बोलता है मुझे यही चीज तो पसंद नहीं है असल में। तभी वो देखते हैं और रुक जाता है, बोलता है डीमन लॉर्ड सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हैं, मुरी में लैंस हेड भी उससे हार चुका है और वो एक साथ 3 टॉप लेवल के फाइटर से भी फाइट कर सकते हैं। वोंग बोलता है हाँ तुम्हारी बात सच है। तभी ये लड़की खा रही होती है और बोलने लग जाती है बीच में, शायद ये सब एक ईस्ट के मॉन्स्टर की वजह से ही है। वे हॉबिंग बोलता है क्या ईस्ट का मॉन्स्टर? तभी दूसरा आदमी बोलता है क्या तुम बैटल गॉड की बात कर रहे हो जो ईस्ट में है? बैटल गॉड ईस्ट का, तो इसका नाम एक यूई है, ये बैटल ऑफ गॉड का है। उसने बैटल ऑफ गॉड के ईस्ट को कहा जाता है, सिर्फ अपनी 2 मुट्ठियों से ही उसने मार्शल आर्टिस्ट के पीप को अचीव कर लिया और युवान से पहले वो ऐसा इंसान था जिसे गॉड वाला टाइटल मिला था। तभी हॉबिंग बीच में बोलने लगता है अरे भाई वो सब सिर्फ एक रूमर्स है, हम डीमन लॉर्ड को उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। डीमन लॉर्ड ने अपनी मार्शल आर्ट पावर हजारों लोगों के सामने प्रूव की है। तभी वोंग बोलता है हॉबिंग क्या तुम शांगुआ पे शक कर रहे हो क्या, मेरी शांगुआ पे? ये सुनता है हॉबिंग बोलता है क्या बोला तुमने, माई शांगुआ? फिर से मत बोलना, क्या तुम दोनों सच में डेटिंग कर रहे हो? अरे भाई मुझे माफ करना, मैं तो सिंगल हूँ। मैं काफी देर से ये बोलने वाला था लेकिन खुद को रोक रहा था, लेकिन वो छोटी सी फ्रेजाइल चेयर अब टूटने वाली है क्योंकि तुम दोनों इतना चिपक कर बैठे हो उस पर। तभी लड़की मन ही मन गुस्सा हो रही थी, बोलती है मैंने उसे कहा था कि वो मुझे दूसरों के सामने ऐसे मत बुलाए और उसने ये भी नहीं पता कि मैं उस बात से अपडेट हूँ। तभी बाकी लोग शांत हो जाते हैं और किसी को आते हुआ देखते हैं और अपने मन में ही बात कर रहे थे आखिर ये कौन है, क्या मार्शल आर्टिस्ट है, आखिर ये है कौन? ये लगता है कहीं अर्ली पिक के आसपास के लेवल की है। तभी बोलती है फाइनली और नीचे बैठ जाती है सडनली। बाकी लोग शॉक्ड होते हैं और ये बोलती है फाइनली मैं मिल गई। तभी ये लोग शॉक्ड होते हैं, बोल रहे होते हैं आखिर ये अचानक बैठ क्यों गई, और बोलती है प्लीज मुझे अपने लीडर के पास ले जाओ। ये सुनकर सबके सब शांत हो जाते हैं और बोलते हैं कोई कोई बाहर की है क्या, इसका शक्ल तो देख कर लगता है कोई गरीब है। तभी हॉबिंग बोलता है अगर तुम हमारे कल्ट को ज्वाइन करना चाहती हो तो ब्रांच इधर है, यहाँ पे आओ ना। तभी बोलने लगती मुझे माफ करो पर मैं ये मसले में नहीं बोलना चाह रही, मुझे आपके लीडर से मिलना है और हेल्प मांगनी है उनसे। तभी हॉबिंग बोलता है अच्छा तुमने बोला और मैंने कर दिया, क्या इतना आसान है कि तुम बस बोलो और चल दो हमारे लीडर से मिलने? तभी वो अपनी जेब में कुछ खोजती है और सामने दिखा देती है। हॉबिंग शांत होता है, वोंग देखता है आके आखिर तुमको क्या हुआ, और वो भी शांत हो जाता है। हमारे सीन हेवनली डिवाइन कल्ट का काइफेंग ब्रांच में होता है, जहाँ पे ट्रेनिंग हॉल में 2 लोग लड़ रहे होते हैं, पब्लिक देख रही होती है उनके तमाशा। बिग गी अटैक कर रहा होता है और ये भी पोज में खड़ी होती है। बिग गी किक मारता है, ये नीचे झुक जाती है। बिग गी एक और किक मार रहा होता है, ये उसको डॉज कर देती है अपने हाथ से और उसको पंच मारती है। बाकी लोग बोल होते हैं आखिर ये रेगुलर डिफरेंट मार्शल आर्टिस्ट से कुछ ज्यादा ही तेज मूवमेंट है और शार्प है, लगता है कोई अल्टीमेट टेक्निक है और उसे कमजोरी भी पता है ऐसा लगता है। तभी लड़की बहुत तेज मार रही होती है बिग गी को, लेकिन बिग गी डॉज कर रहा होता है और बिग गी पे गुस्सा कर रही होती है। बिग गी भी एक किक मारता है जोर से, जिससे लड़की पीछे आ जाती है और बोलती है तुम्हारा किक पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है अब मेरा टाइम है वापस फॉल बैक करने का, जरूर तुम मुझसे डर रहे होगे। बिग गी बोलता है ये सब मेरे पास टाइम नहीं है डरने का, चलो आओ अपना बेस्ट दिखाओ। इतने में लड़की चिढ़ जाती है। तभी बिग गी अटैक कर रहा होता है, लड़की उसको डॉज कर रही होती है। बाकी पगली
बोल रही होती है कि फुटवर्क इतना खतरनाक है और बहुत सीरियस मूवमेंट है और एकदम एफिशिएंट तरीके से अटैक लग रहा है। तभी बेग्गी एक किक मारता है जिससे वो लड़की पकड़ लेती है और बोलती है यही मेरा चांस है। उसका किक को पकड़ लेती है बहुत जोर से और उसे जमीन में पटक देती है। बाकी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो काउंटर किक लाइक जैसा कुछ लग रहा है। तभी सामने वाले बोलती है क्या तुम सरेंडर करना चाहते हो या मैं तुम्हारी हड्डी को तोड़ दूं। बेग्गी बोलता है अरे यार मेरा पैर, और तुरंत दूसरा पैर उठाता है और उसको एक किक देता है जिससे कि वो हवा में उड़ जाती है और नीचे आ जाती है। बाकी लोग बोल रहे थे क्या वो बच गया, आखिर कैसे, ये कैसे टेक्निक है। सामने वाले को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे एस्केप कर सकता है, क्या इसने कुछ नया टेक्निक सीखा है। तभी युवान बोल रहा था आखिर तुम्हारा क्या ख्याल है नैनो। नैनो ने उसे मॉडर्न आर्टिस्ट सिखाई है। युवान ने उन्होंने इंटरनल एनर्जी के साथ कंबाइन किया, इसे एक नई बहुत डेडली मार्शल आर्टिस्ट स्टाइल क्रिएट हो जाएगी जो ओल्ड मार्शल आर्टिस्ट को भी इजिली काउंटर कर सकी थी। तभी युवान सोच रहा होता है कि मुझे डर था कि शायद वो लोग इसे सीख नहीं पाएंगे, लेकिन लगता है मेरी चिंता बेकार थी। हाँ, लोगों के बीच थोड़ा सा डिफरेंस है। चाहे टेक ग्योन ज्यादा बॉक्सिंग और जियाजित्सु में स्पेशलाइज करती है क्योंकि वो फाइट्स में अपने हाथों का ज्यादा यूज करती है, जबकि बेगे जिसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि किकिंग टेक्निक से एक्सपर्ट ज्यादा टेक डाउन और स्कॉर्पियन पर फोकस करता है। दोनों ने अपने अपने फाइटिंग स्टाइल के हिसाब से शूट करने वाली टेक्निक मास्टर कर ली है। मैंने इन दोनों को हो जिन चेंग के साथ नई मार्शल आर्टिस्ट टेस्ट करने के लिए सिखाई थी, लेकिन सिर्फ कुछ ही महीने में इन्होंने इसे बहुत अच्छे से सीख लिया है। एक ग्रैंड पवेलियन मास्टर बोलता है कि ये फाइट खत्म हो चुकी है, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं और आता है ग्रैंड पवेलियन के मार्शल आर्टिस्ट। क्या तुमने सबसे ध्यान से देखा, एक नई मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक है जो डिमन लॉर्ड ने खुद इन्वेंट की है। अब से यही कल्ट की नई बेसिक मार्शल आर्टिस्ट बनेगी और इसका नाम है यूनिडाइड कॉम्बैट आर्ट। यूनिडाइड कॉम्बैट आर्ट्स क्या डिमन लॉर्ड ने ये खुद बनाई है? सच में वो एक ग्रैंड मास्टर के रास्ते पर चल रहा है। ये वन सोच रहा था वेल इसे तो नैनो ने बनाया है। तभी वो अपना बात को आगे कंटिन्यू करता है और बोलता है आज से मैं ही सिर्फ इंस्ट्रक्टर की तरह काम करूंगा ताकि तुम सबको यूनिडाइड कॉम्बैट आर्ट सिखा सकूं। इसे परफेक्टली मास्टर करो ताकि तुम लोग डिमन लॉर्ड की बेइज्जती का सबब ना बनो। तभी युवान सोचता है अब शुरू हो चुका है, हम फायर किंग का खून को एक स्टेबल मिरेकल मेडिसिन में बदलने का प्रोसेस शुरू कर चुके हैं। मैंने नैनो को बनाए हुए एनालिसिस भी दे दिए, इसीलिए प्रोसेस और तेज हो गया है। जल्दी ही ये कल्ट उतना ही पावरफुल हो जाएगा जितना मैं चाहता हूँ। तभी हम ये दोनों को, लड़की लोगों को देख रहे होते हैं जहाँ मून थोड़ी सी अपसेट हो रही होती है और अपने बगल में देखती है व्हाइट हेयर वाली को। ये बेटी होती है अनविल सॉर्ड वोंग की, इसका नाम है वोंग यूगन, और उसका क्लोजअप लुक देख रही होती है और सोच रही होती है अपने मन में लेफ्ट गार्डियन के साथ यहाँ आए हुए उसे 5 दिन हो गया। लेफ्ट गार्डियन तो ऑलरेडी कल्ट में बेस वापस चल गया, लेकिन वो अभी भी यहाँ हमेशा डिमन लॉर्ड के पास ही कहीं ना कहीं रहती है। हाँ, मुझे थोड़ा बोल्ड होना चाहिए, मैंने खुद ही अलाउ किया था मैंने इस औरत को। और बोलती हूँ लेडी वोंग, मुझे सुना है आप भी तक फुल्ली रिकवरी नहीं हुआ, तो आप थोड़ा रेस्ट क्यों नहीं कर लेते। तभी सामने बोलती है नहीं ठीक हूँ, मुझे लगता है फ्रेश एयर लेने लगता है जब मैं डिमन लॉर्ड को देख रही होती हूँ, और अगर आप ठीक हैं तो आप अंदर वापस जा सकते हैं, मेरे बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी सोचती कि ये पगली लड़की, मैं इसको देख नहीं सकती। तभी बोल रही थी सॉरी मून, यही तो मेरा मौका है डिमन लॉर्ड के पास आने का और एक स्मूथली रिलेशन बन जाने का। तभी हम देखते हैं उन लोग के पास से कोई जा रहा होता है और ये होता है हॉबिंग। ये सोच रही होती है कि लगता है हॉबिंग कुछ जल्दी में है, और तुरंत युवान के पास जाता है। युवान उसको देखता है और तुरंत कुछ सुनता है और उठ जाता है। ये सोच रही थी आखिर हो क्या रहा है, डिमन लॉर्ड सडनली इतना जल्दी कैसे उठ गए। सामने वाली भी बोल रही थी कि आखिर क्या हो रहा है। युवान बोलता है तुम्हारा क्या कहने का मतलब है हॉबिंग, क्या कोई बता रहा है कि तुम उसके पास आइडेंटिफाई पैलेक है। और हम देखते हैं उस पैलेक में लिखा होता है सुप्रीम हेवनली डीमन चियोन इंजी। क्या ये मेरे फादर का मिसिंग है वाला है क्या। हम देखते हैं युवान उसको एनालाइज करवा रहा था नैनो से। नैनो बताता है कि हाँ ये अपने ही जगह का बनाया हुआ है। तभी युवान सोच रहा था ये तो पहले मेरे ग्रैंडफादर का था, आखिर ये 20 साल पहले हो चुका था। जंगलिन के सारे कल्ट मेंबर को उसे ढूंढने का काम दिया गया था, लेकिन आखिर में वो सब मिशन फेल हो गए। तभी शर्मा बोलता है डिमन लॉर्ड आपको हर पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा, पहले तो असली है लेकिन ये सिचुएशन काफी सस्पिशियस लग रही है। युवान बोलता है अच्छा ठीक है। तभी शर्मा सोच रहा होता है वो गायब होने से पहले मुझसे ही मिला था, लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। सुप्रीम हेवनली डीमन हमेशा से ही बहुत केयरफुल इंसान रहे हैं, इसीलिए ये मानना मुश्किल होगा कि उन्होंने किसी को अपना आइडेंटिफाई पहले को दे दिया हो ताकि वो हम तक पहुंच सके। हम देखते हैं हॉबिंग के साथ युवान लोग आगे होते हैं, दोनों लोग ग्रीट कर रहे होते हैं। ये लड़की सोच रहा होता है कि क्या ये डिमोनिकल का लीडर है, मुझे तो इसमें से मार्शल आर्टिस्ट का भी ट्रेस फील ही नहीं हो रहा। ये तो किसी फेमस फैमिली का बेटे जैसा लग रहा है। क्या लोग मेरे साथ ट्रिक खेल रहे हैं ताकि मुझे टेस्ट कर सकें। लेकिन उस मार्क्स पर्सन से बहुत पावरफुल ऑरा फील हो रहा है जो उसके पास खड़ा है। क्या वो डार्क किंग हो सकता है? अगर ऐसा है तो मेरे सामने खड़ा इंसान सच में डिमोनिकल का लीडर ही होगा। वन पूछता है तो क्या तुम ही थे जो ये पहली को लेकर आए हो। तभी सामने वाला जवाब देता है हाँ। भी वोंग बोलता है उसे चिल्ला के कि तुम तो इतने देर से जिद कर रहे थे कि डिमन लॉर्ड से मिलना है, कुछ भी रिवील नहीं करोगे। अब जब वो तुम्हारे सामने खड़े हैं तो क्या बस यहीं खड़े होकर देखते रहोगे बिना अपने इंट्रोडक्शन दिए। तभी बताता है कि मैं हेवनली डीमन गर्ल के लीडर के सामने अपने लिए बहुत बड़ा हॉनर है।
नॉर्टन सी आइलिस पैलेस का रिप्रेजेंटेटिव बनकर आया हूँ यहाँ। मेरा नाम दान बेक खून है। युवान बोलता है, अच्छा तो तुम नॉर्टन सी पैलेस से हो। तभी हमें कहानी वाला बताता है, वॉल्स के बाहर तीन बड़े फोर्स हैं। जंगल के बाहर के लोगों ने अपना खुद का जंगू बना लिया था। ईस्ट में चौंगबाई माउंटेन पर चौंगबाई सेक्ट रहता था, जिसे स्वॉर्डमैन का ओरिजिन में माना जाता था। ओटला पैलेस जो सालो टेम्पल की तरह है, इंटरनल एनर्जी कल्टीवेट टेक्निक के लिए फेमस था। और ब्यूक सेट जो तिब्बत में डेवलप हुआ उससे जुड़ा हुआ है। और आखिरी में नॉर्थन सी का स्नो रीजन, जहाँ नॉर्थन सी आइस पैलेस रहता है, वहाँ के लोग इन मार्शल आर्टिस्ट प्रैक्टिस करते हैं। सर मैं सोच रहा होता है, नॉर्थन सी आइस पैलेस में 30 साल पहले जेएनयू को जीतने का गोल से अटैक किया था, लेकिन एक महीने के अंदर ही उन्होंने वॉर छोड़ दिया। मुझे लगा था कि उस वक्त उन्होंने ऑटोडेक्स मुरिम के साथ पीस का प्रॉमिस किया है, तो फिर अब वो यहाँ क्यों आए हैं? तभी इवान बोलता है, अच्छा तो नॉर्थन सी आइस पैलेस का रिप्रेजेंटेटिव हो। और सोचता है कि ये तो ज़्यादातर भिखारी जैसा लग रहा है। उसका चेहरा पूरा स्कार से भरा और उसके कपड़े भी बिल्कुल फटे पुराने हैं। शर्मा बोलता है, अगर तुम सच में नॉर्थन सी आइस पैलेस के रिप्रेजेंटेटिव हो तो क्या तुम्हारे पास अपनी आइडेंटिफाई प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं है? फिर जवाब देती है, ओह वेल, मैं सच में ये असल में रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मेरे अंकल ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। अच्छा तुम्हारे अंकल? और घबरा के बोलने लगती, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। हाउ बेंगलो बोल रहे थे, कुछ तो गड़बड़ है बाबू इसमें। तभी बोलने लगती है, लेकिन मैं आपको ये प्रूव कर सकती हूँ कि मैं नॉर्थन सी आइस पैलेस से हूँ। क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे इंटरनल एनर्जी की लगी हुई रिस्ट्रिक्शन हटा सकते हैं? वॉन्ग बोलता है, इंटरनल एनर्जी की रिस्ट्रिक्शन? और बोलने लगती, ध्यान से मुझे देखना, और अपना पावर अप कर रही होती है। वॉन्ग बोलता है, अच्छा तो तुमने इसको फ्रीज कर दिया। और अपने मन में सोच रही होती है, मैं उन्हें पहले से ही आइस वाइट डिवाइन पाम दिखा सकती हूँ, जो नॉर्थन सी पैलेस की रिप्रेजेंटेटिव टेक्निक है। लेकिन मैं पैनिक हो गया और उल्टा उन्होंने मुझ पर ही ज़्यादा सस्पिशियस बना दिया। और तभी हम देख रहे होते हैं, लोग इसको घूर घूर के देख रहे होते हैं और बोलती है, लगता है ये लोग अभी भी कुछ शक कर रहे हैं, क्या मैंने अपने आइज़ दिखा दी फिर भी? तभी युवान टेबल पे हाथ रखता है और पूरा का पूरा टेबल जमा देता है। ये हैरान हो जाते हैं उसकी पावर को देख के, और सोच रही होती है इतना जल्दी जमा दिया, और युवान तुरंत उसको तोड़ देता है उसी के सामने। वो सोच रही थी आखिर इतना खतरनाक यान एनर्जी इसके पास कैसे है, और ये तो मेरे से भी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन मैं तो डिवाइन आइस पैलेट की ही हूँ। तभी इवान बोलता है, मैंने भी इसको सेम तरीके से कर दिया, तो क्या मैं भी नॉर्टन से आइस पैलेस का हूँ? तभी वो घबरा जाती है ये सुन के, और बोल रही होती है, आखिर तुम्हारे पास इतना यान एनर्जी कहाँ से आया? इवान बोलता है, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है और ये कोई मुश्किल रिच नहीं है। तभी हवाई बोल रहा था, डिमन लॉर्ड मुझे बता दो, मैं इसको और भी आसान तरीके से कर सकता हूँ इससे सच उगलवाने के लिए। तभी बोलने लग जाता है कि रुको रुको, मैं सच में, आपको पता होगा जो इंसान आइस वाइट डिवाइन आइस के पूरी तरह मास्टर कर लेता है, उसके इंटरनल एनर्जी का इफेक्ट उसके बाल में भी होता है। बगल वाली बोलती है, लेकिन तेरा बाल तो डार्क है। तभी बोलने लग जाती है, मैं अभी तक इसे इतना मास्टर नहीं की हूँ, मेरे बाल हमेशा से व्हाइट रहे नहीं, लेकिन अगर मैं अपना की को 10th मिस्ट्री लेवल तक कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ तो मेरे बाल भी व्हाइट हो जाएंगे। वन हेड गार्डियन से पूछता है, क्या ये सच है? हेड गार्डियन बोलता है, मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, और अपने मन में सोचने लग जाता है, डार्कनेस सेट के हेड शायद जानता हो, लेकिन वो अभी 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में है। वॉन्ग जियोन शायद जानता हो, वो 30 साल पहले ऑटोडेक्स मुरीम एलायंस का हिस्सा था। ओह हाँ, सही कहा। तभी हाओबैंग को भेज देता है उसको लाने के लिए। तभी हाओबैंग बोलता है, यस माय डिमन लॉर्ड। ये सोच रही है, क्या वॉन्ग जियोन अनरियल शॉर्ट का वो आदमी? मैंने उसके बारे में बहुत रूमर सुना था कि डिमोनिक कल्ट में उसने ज्वाइन कर लिया, क्या ये सच है? दो इतने खतरनाक जो टॉप 5 में आते हैं ज्वाइनिंग में, वो भी डिमन कल्ट में ही छे, लगता है आधा पावर तो इन्हीं के ही हाथ में है। तभी इवान बोल रहा होता है, आखिर तुम अपने आप को प्रूव कैसे करना चाह रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तभी फिर उसके बाद वो अपना एनर्जी बढ़ा रही होती है और बोलती है, सोच रही होती है कि मैंने आइस वाइट डिवाइन आर्ट को इस पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया था, लेकिन अभी भी अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए मेरे पास यही तरीका है। देखते हैं, उसका वाइट हो जाता है बाल। भी सेंगवा सोच रही होती है, उसके बिल्कुल पहले जैसे बाल हो रही है और वाइट हो गया है। युवान सोच रहा था, इंटरेस्टिंग, मुझे नहीं पता था कि ये कौन सी इंटरनल एनर्जी सर्कुलर टेक्निक है, लेकिन इसमें कुछ तो मिस्टीरियस ऑरा महसूस हो रहा है। अभी वो अपना गार्ड डाउन कर देती है और बोलती है, क्या आपने देखा? और सोच रही होती है अपने मन में, और सोचने लगती है, अब माहौल बिल्कुल पहले से बदल गया। अगर यूनिवर्सल स्वॉर्ड मेरी बात कंफर्म कर दे तो डीमन कल्ट लीडर से हेल्प मांग सकता हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे पास हेवनली डीमन कल्ट के लीडर का आइडेंटिफाई पैलेक है। कोई बोलता है, डिमन लॉर्ड मैंने वांग जियन को लेकर आ गया है। तभी बोलता है, हाँ। तभी ये सोच रही थी, हाँ मैंने आज तक नहीं देखा उनको, आज मैं पहली बार देखने वाली हूँ। तभी वो सामने देखती है और उसका नज़र सीधा लड़की पे चला जाता है, और सोच रही थी, इसकी एनर्जी तो मेरे से भी ज़्यादा खतरनाक है, और ऊपर से इसका तो हेयर भी वाइट है। आखिर इसका इतना ज़्यादा ये एनर्जी कहाँ से? ये तो मेरे से भी ज़्यादा सुपीरियर लग रही है। आखिर मैं इन लोगों को कन्विंस कैसे करूँ? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़की में कुछ तो गलत है। इसका तो ये आइस पहले से भी नहीं है, क्या इसने आइस टेक्निक सीख ली है? तभी हॉबिंग बोल रहा है, तुमने कुछ बोला लेकिन कुछ सुना ही नहीं। तो ये हमारा सीन ऑटोडेक्स मुरियम एलायंस का मेन बेस का होता है, जहाँ पे इन फ्रंट में यही आता है 1900
बात करने के लिए, मदद मांगने के लिए, और सोच रहा होता है मुझे इतने समय से बैठा के रखा गया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा वो लोग मेरे हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे। 2 घंटा हो चुका है मुझे दिए हुए, जल्दी करो नहीं तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तभी हम कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर में देखते हैं कोई बोल रहा होता है, हाँ हम नॉर्थर्न सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं और मेरा उनका साथ टेरिटरी भी है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। दूसरा आदमी बोलता है कि हाँ वो मॉन्स्टर जो सील हुआ था नॉर्थर्न सी पैलेस में ही था। तभी ये कुछ सोच रहा होता है और बोलता है कि आप मेरे बात को क्यों नहीं मान रहे। वो ड्रैगन टर्टल ये इंसानियत का सबसे बड़ा भयानक डिजास्टर मैनिफेस्ट है जो बहुत पुराने टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम हैंडल कर सकें। फिर हमें ग्रेट सेक्रेट बीस्ट दिखाया जाता है जिसमें पहला होता है ग्रेट पिंग, दूसरा होता है इमुंगू, तीसरा होता है विन वाइट टाइगर, चौथा होता है फायर क्रीन और पांचवा होता है ड्रैगन टर्टल। ये सब 5 मिथिकल क्रिएचर हैं, इनको लोग सेक्रेट बीस्ट भी बुलाते हैं। उन्हीं में से एक ड्रैगन टर्टल भी था जो मिथिकल क्रिएचर जैसा सर ड्रैगन का और सेल टर्टल का होता है। ड्रैगन टर्टल का पहला मर्चेंडाइन वॉरशिप करते थे क्योंकि वो गोल्ड और रिच की ब्लेसिंग चाहते थे, लेकिन ड्रैगन टर्टल वैसा बिल्कुल नहीं जैसे उन्होंने सोचा था। मुझे यकीन है आप जानते होंगे मून क्लैन गिर चुकी है यान डायनेस्टी से। यान डायनेस्टी के टाइम पे 3 सर वाला ड्रैगन टर्टल सामने आया था जिसने 5 प्रोविंस को तबाह कर दिया था। 10,000 से भी ज्यादा कल्टीवेट मारे गए थे और हम ड्रैगन टर्टल को मुश्किल से हरा पाए थे क्योंकि उस वक्त हमें कॉन्ट्रैक्ट सोल्जर और जंगिंग के मार्शल आर्टिस्ट के रिफॉर्मिस्ट मिली थी। उसे क्रिएट को क्लेमेंटी बिना वजह कहा जाता है और हमारी अभी की सिचुएशन देखते हुए हम उनकी हेल्प नहीं कर सकते। अभी मोंग बोलता है अम्मी तबा अगर हम उनकी हेल्प की रिक्वेस्ट को मना कर दे तो नॉर्थन सी आइस पैलेस के शायद पूरी तरह से दुनिया से ही मिट जाएगा और हम तो उनके साथ एलाइड भी हैं और हमें उनकी मदद पक्का इग्नोर कर देंगे तो जेंगू के बाकी लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। फिर भी मैं इसे एग्री करता हूँ म्यूंग पेट्रियाज से। हमारी मुरी मेलेंस का काम जचेस्ट को अपहोल्ड करना है। अगर हम नॉर्थन सी आइस पैलेस का हेल्प ना करें तो ये हमारे जचेस्ट के प्रिंसिपल के खिलाफ है। जस्टिस ठीक है ये बात सच है कि ऑटोडेक्स मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते हमें राइटियस फॉलो करनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम साइबर ऑफ 6 मार्शल से डिमोनिक कल्ट और ऑर्थोडॉक्स एलायंस हर दिन ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं। अगर हम और लॉसेस झेलते रहे तो जंगों को प्रोटेक्ट कौन करेगा। अगर हम उनकी हेल्प करें लेकिन अपने साइड पर लॉसेस होने के बचने की कोशिश करें। क्या म्यूंग पेट्रियाज ने अभी नहीं कहा कि ड्रैगन टर्टल इतना पावरफुल है कि उसने 5 प्रोविंस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्रीचर कितना डेंजरस है। हमें तो शुक्र मानना चाहिए कि वो नॉर्थन सी के पास अपेयर हुआ है, जियांगिंग में नहीं। तभी मोंग बोलता है अमित दबा तुम तो हद पार कर रहे हो। लीडर सोच रहा होता अपने मन में। दोनों साइड अलायंस के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ लिखा है कि सेल ड्रैगन टर्टल को जेंगिंग से लिया गया एक्सप्लोजिव से फ्री किया गया है। ये बात मुझे डिस्टर्ब कर रही है। तभी वो किसी की तरफ देखता है और बोलता है आखिर तुम भी कुछ अलग लग रहा है, तुम्हें कुछ महसूस हुआ। और ये होता है सेकंड सन। जितना ज़्यादा वक्त गुजर रहा है उतना ही ये लड़का और डेंजरस होने लग रहा है, लेकिन ये भी सच है कि ये अपने बड़े भाई की तरह टैलेंटेड नहीं है। हमें ऑटोडेक्स अलायंस और डिमोनिक कल्ट के लोगों को खत्म करना होगा। 10 साल पहले से ही इसके अंदर बहुत इंसेन ब्लड टेस्ट था। ये मेरे 3 बेटों में से सबसे ज्यादा गुस्से वाला है, इसीलिए मैंने इसे सक्सेस पोजीशन से दूर रखने की कोशिश की थी। तभी कोई बोलता है मॉन्स्टर, ये मॉन्स्टर है और डर रहा होता है। युआन बुसो के वापस आने के 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक मेंटली रिकवर नहीं हुआ और मैंने सोहा के इन मीटिंग में पेट्रियाज करने का मौका दिया है, लेकिन आगे क्या होगा मुझे खुद नहीं पता। अलायंस मास्टर, क्या आपने एक फेवर मांग सकता हूँ। तभी ये मोंग बोलता है क्या बात है। तभी दूसरा कोई बोलता है कि मैं नॉर्थन सी आइस पैलेस के मैसेंजर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या उसे थोड़ी देर के लिए यहाँ अंदर बुलाया जा सकता है। तभी दूसरा बोलता है अभी तक हम किसी फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंचे। तभी उसका लड़का बोलता है सेकंड सन, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट मैटर है, उसका जवाब ही डिसाइड करेगा कि हम उसकी हेल्प करेंगे या नहीं। तभी उसको अंदर बुला दिया जाता है। वो अंदर आता है और बोलता है कि फाइनली आखिरकार वो समय आ गया जो मिल सका। तभी कोई पूछता है मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैंने लेटर्स में पढ़ा था कि अंडरग्राउंड डिवाइन वैली को ढूंढने के लिए सर्च किया गया और इसीलिए आइस स्टोन को तोड़ दिया गया है, जबकि ड्रैगन टर्टल अभी भी जिंदा हो सकता था। तभी वो सोचने लगता है मैंने कहा था कि ये अर्जेंट मैटर है, पर फिर भी उन्होंने अभी तक डिसीजन नहीं किया। ड्रैगन टर्टल को आइस स्टोन में सील हुए सदियों बीत चुके हैं। हमने तो सोचा था कि इतना टाइम काफी होगा और ड्रैगन टर्टल तक मर चुका होगा। तभी आता है और बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, कोई बात नहीं। ये सुन के सोचने लग जाता है क्या ये है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा इंट्रोगेट हो रहा है, लेकिन उसके बाद लेटर में लिखा है कि ये सब जंगिंग से लिया गया एक्सप्लोसिव की वजह से हुआ है। सामने वाला बोलता है हाँ ये सही बात है। ये बात थोड़ी वर्ग लग रही है क्योंकि एग्जैक्टली पूछ सकता हूँ कि एक्सप्लोसिव कहाँ से आया है। तो ये बोलता है तुम क्यों पूछ रहे हो। सामने वाला बोलता है अगर ड्रैगन टर्टल का सील वाली जगह को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्सप्लोसिव यूज हुआ है तो वो बहुत ही पावरफुल होना चाहिए था, और कहा गया है कि ऐसे एक्सप्लोसिव जेंगू से आए हैं। हाँ ये तो सही है, लेकिन इतना पावरफुल एक्सप्लोसिव तो टर्टल हेवनली लाइटिंग जैसे हो सकता है जो सिर्फ गवर्नमेंट के पास होता है और गवर्नमेंट के पर्पस के अलावा उसे कोई यूज नहीं कर सकता, और उसे तो बैन भी कर दिया गया है। यहाँ तक कि हम मुरी मेलांस जो गवर्नमेंट के काफी क्लोज हैं हमें भी एक्सप्लोसिव हासिल नहीं कर सकते। इतना बात सुन के सबको समझ में आने लगता है कि दाल में कुछ तो काला है। एलाइन सेठ सोच रहा होता है
सुप्रीम साइबर और सिक्स मार्शल आर्टिस्ट एक्ट ने भी टेरिटरी कॉलोनी के दौरान अंडरग्राउंड बहुत सारे ट्रूली हेवनली लाइट प्लांट किए थे। ये बात भी मुझे काफ़ी डिस्टर्बिंग कर रही है। मैं इस बात पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये गवर्नमेंट की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन तुम अब मजबूर कर दिया है। सच बताऊं तो हमें वो एक्सप्लोसिव जेंग्यून के एक अजीब ऑर्गेनाइजेशन से मिली थी। वो लोग खुद को उन्हें लेकर हमारे पास आए थे। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी हमें तो नहीं पता। तो सामने बोलता है क्या मतलब? वो बोलता है हमें सिर्फ इतना बताया गया था कि वो जेंग्यून के एक सेक्ट से है और उनका आइस पैलेस के एल्डर से कनेक्शन था। उन्होंने कहा था कि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते क्योंकि जेंग्यू में भी वो एक्सप्लोसिव पेन है। क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारे एल्डर ने भी नहीं बताया कि वो कौन थे? मुझे तो ये बात मानना मुश्किल लग रहा है। अब कुछ नहीं किया जा सकता, वो एल्डर अब जिंदा नहीं है। तभी सामने बोलता है शॉक बोलता है पैलेस मास्टर और वो एल्डर दोनों मारे गए क्योंकि वो उस जगह के आइस स्टोन के नीचे फंस गए थे जहाँ ड्रैगन टर्टल था। तो मन में सोच रहा होता है इसलिए लेटर पर पैलेस मास्टर का सील नहीं था बल्कि किसी प्रोक्सी से सील था। ये बहुत बुरी खबर है। जो एक्सीडेंट हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है। मैं आपकी सिंपैथी अप्रिशिएट करता हूँ लेकिन पैलेस मास्टर की डेथ एक्सीडेंट नहीं थी। सामने वाला बोलता है क्या मतलब? वो अपने जेब में से कुछ ढूंढ रहा होता है और सामने निकाल के उन लोग को दिखाने के लिए बोलता है। इसका सेकंड सन पकड़ता है और उसको खोलता है। बोलता है आखिर ये क्या चीज है? तभी उसका एलायंस हेड बोलता था ये मार्क। तो तभी ये बोलता है हाँ मैंने उस रूइंस को कॉपी किया, सिर्फ एक ही लोग बच कर आया था। तभी बोलता है ये मार्क तो सुप्रीम साइबर ऑफ सिक्स मार्शल आर्टिस्ट में से है। तभी हम देखते हैं ये वही होता है जिसके मार्क्स होते हैं। इवान देख रहा होता है और बोलता है क्या तुम्हें कुछ पता चला क्या इसके बारे में, टेक्निक के बारे में? डार्क किंग बोलता है ये तो सुप्रीम सेक्ट के डिवाइन आर्ट्स हैं। तभी ये सोचते हैं क्या सुप्रीम डिवाइन सेक्ट, आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन कब आई? इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता और इसने ऑलमोस्ट सभी को ही मार दिया था। तभी इवान सोचता है तो लोग नॉर्दर्न सी पैलेस तक भी पहुंच चुके हैं। तभी बोलता है तो तुम्हारे थर्ड एल्डर ने उन्हें इनवाइट किया था? सामने वाला बोलता है हाँ उन्होंने वही इनवाइट किया था। नॉर्दर्न सी आईएस प्लेस में एक डिवाइन रेलिक था जो बहुत पहले से ही लॉस्ट हो चुका था। ये रेलिक हमेशा पैलेस मास्टर से नेक्स्ट पैलेस मास्टर को पास डाउन होता था, लेकिन 100 ऑफ ईयर्स पहले जब ड्रैगन टर्टल के मरने की फाइट हुई थी तब उस वक्त का पैलेस मास्टर और कई वॉरियर्स अपनी जान सेक्रीफाइस कर दी थी। उन्होंने आइस स्टोन के अंडरग्राउंड केव में साथ ही दफना दिया गया था। ऑफ कोर्स सदियों बीत चुकी थी इसलिए हमें सीधा था कि वो मिथिकल क्रिएचर मर चुका होगा। फिर करंट पैलेस मास्टर थर्ड और फोर्थ एल्डर और आइस पैलेस के एलाइट वॉरियर्स एक्सप्लोजिव यूज करने केव के एंट्रेंस में गए। सुप्रीम साइबर ऑफ सिक्स मार्शल आर्टिस्ट सेट का ग्रुप भी हमारे साथ जाना चाहता था क्योंकि वो थर्ड एल्डर ने गारंटी दी थी कि वो ट्रस्ट वर्दी है, इसीलिए हमने उस पर कोई डाउट नहीं किया। केव के अंदर जाते हमने फ्रोजन ड्रैगन टर्टल का बॉडी मिला और वहीं सब कुछ बदल गया। सुप्रीम साइबर और सिक्स मार्शल आर्टिस्ट सेक्ट के लोगों ने अपनी असलियत नियत दिखा दी और हम पर अटैक कर दिया। आइस पैलेस के वॉरियर जो अपनी मार्शल पावर के लिए फेमस थे सडन अम्ब्यूज के बावजूद शांत रहकर फाइट करने लगे। लेकिन एक चीज थी जिसे हमने कंसिडर ही नहीं की। थर्ड एल्डर जिसे हम अपनी एलाई समझ रहे थे उसने पैलेस मास्टर को पीछे से छुरा मार दिया। उसके बाद पैलेस मास्टर पर सुप्रीम साइबर और सिक्स मार्शल आर्टिस्ट के लोगों ने हमला कर दिया और उनके मौके पर ही मौत हो गई। इस पैलेस के वॉरियर और मैंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की मगर वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। हम उनके खिलाफ ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए। मुझे लगा सब खत्म हो गया, सब मारे जा चुके थे और मैं बस ढंग से जिंदा ही बचा था। ठीक तभी जब मैंने सब कुछ हार मान ली थी, पता नहीं क्यों पर जो एक्सप्लोसिव वो साथ लाए थे वो फट गए। तभी वो बर्फ की दीवारें टूट गई और कुछ ऐसा था जिसकी उम्मीद नहीं थी। किसने सोचा होगा कि वो मास्टर जो सदियों सालों से जमा हुआ था वो अभी भी जिंदा होगा। आखिरकार आज़ाद होने के बाद ड्रैगन टटर बिल्कुल पागल हो गया। सुप्रीम साइबर और सिक्स मार्शल आर्टिस्ट सेट के मार्शल आर्टिस्ट जो पूरे थे, लेकिन अंत में वो उसके स्केल पर एक खरोच तक नहीं ला पाए। उल्टा वो उसके इलेक्ट्रिक अटैक में ही मारे गए। हालांकि उस ग्रुप के कुछ लोगों ने स्टील मार्क्स पहने हुए थे, वो बिल्कुल अलग तरह की मार्शल आर्टिस्ट यूज कर रहे थे। उनमें से एक इतना स्किल था कि मुझे नहीं लगा था कि पैलेस मास्टर भी एक फेयर डुएल में उसका मुकाबला कर पाते। फिर भी वो मार्शल मास्टर भी उस मास्टर के सामने बिल्कुल बेबस था। ड्रैगन टर्टल अपने आप ही एक तबाही थी। जब सबका ध्यान भटका हुआ था तभी मैं वहां से निकल गया। मैं पागलों की तरह भाग रहा और पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। भटकते वक्त मैंने एक बहुत ज़रूरी का धमाका सुना। मेरा अंदाज़ा था कि उन स्टील मार्क्स वाले मार्शल आर्टिस्ट ने ड्रैगन टर्टल के मारने के लिए और ज़्यादा एक्सप्लोजिव फोड़े होंगे। पता नहीं मैं कितनी देर तक भाग पा रहा था, लेकिन एक पॉइंट पर मुझे लड़ाई की आवाज़ आना बंद हो गई। मैं भागता रहा, फिर आवाज़ें रुक गई। मुझे लगा वहाँ सब मर चुके हैं, पर यह सब मेरा वहम था। तभी हम देखते हैं उसके ऊपर आइस गिरने लग जाता है और आइस के नीचे से निकलता है ड्रैगन, जिसको वो देखती है सामने और बोलती है। जैसा ही ड्रैगन टर्टल का एक जिक्र ज़मीन पर के बाहर निकला, वहीं मैं जम गया। मेरे अंदर से आवाज़ आई कि मैं उस मॉन्स्टर से भाग कर नहीं बच सकता। वो मॉन्स्टर मेरी तरफ झपट पड़ा
और जैसे ही मैंने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था, तभी कोई आया और उसने ड्रैगन टर्टल की आंखों में वार किया। तभी युवान बोलता है, क्या वो इंसान जिसने तुम्हें बचाया? तभी बताती है, हाँ, वो एक स्टील मास्क पहनने वाला आदमी था जिसका मार्टिस आसल लेवल कमाल का था। मुझे समझ नहीं आया कि उसने मुझे क्यों बचाया। मुझे लगा था कि वो सुप्रीम साइबर ऑफ 6 मार्शल आर्टिस्ट में से एक है। तभी वो बोलता है, भागो और मेडल लेकर आओ। कुछ भी हो जाए, हम उन्हें ये ड्रैगन टर्टल हाथ नहीं लगने दे सकते। मुझे लगा कि मेरा दुश्मन नहीं है, इसीलिए मैंने साथ भागने का सुझाव दिया। पर उसने कहा कि उसे ये पक्का करना होगा कि ड्रैगन टर्टल उस गुफा से बाहर ना निकल पाए। उसने मुझे वो आइडेंटिफाई पैलेट दिया, मैंने तुम्हें दिया, और कहा कि हेवनली डीमन डिवाइन कल के हेड को ढूंढो। उसके बाद वो उसी छेद से गायब हो गया और ड्रैगन टर्टल ने जो बनाया था, वो स्टील मास्क पहनने वाला आदमी ज़रूर। तभी लड़का आगे बोलता है, उसने कहा था कि वो उस आइडेंटिफाई के पहले के मालिक है। मैंने ये नहीं पूछा था कि उन्होंने कैसे, कहाँ से। उनसे बोला कि ड्रैगन टर्टल उन्हें नहीं मिलना चाहिए। तभी शर्मा बोलता है, क्या तुमने उस मार्क वाले आदमी का मार्शल आर्टिस्ट के कोई मूव याद है? तभी जवाब देती है, मेरे लिए उसकी नकल करना बहुत ही मुश्किल है। तभी शर्मा बोलता है, बस ट्राई करो, अगर अच्छा ना भी हो तो चलेगा, बस जो याद है उसकी नकल करके दिखाओ। तभी ये युवान से बोलता है, डीमन लॉर्ड। युवान भी समझ जाता है। तभी वो अपना स्वॉर्ड उसको दे देता है हाथ में। तभी बोलता है, मुझसे ठीक से याद नहीं है, इसीलिए ज्यादा उम्मीद मत रखना। और मन में सोच रहा होता है जो स्वॉर्ड टेक्निक उसने ड्रैगन टर्टल के खिलाफ यूज की थी। वो देख रहा होता है, अपने मन में सोच रहा होता है और बोलता है, ठीक है, मैं थोड़ा-सा ट्राई करता हूँ। वो कुछ ऐसा था और टेक्निक बता देता है। हॉबिंग बोल रहा होता है, ये क्या कर रहा है? क्या ये सच में कोई मूव है?" तभी युवान और हेड गार्डियन को पता चल जाता है, ये तो हेवनली स्वॉर्ड आर्ट है। तभी सर मैं बताता हूँ, डीमन लॉर्ड ये पक्का वही होंगे। ये ज़रूर पुराने सुप्रीम हेवनली डीमन है। तभी हमारा सीन चेंज होता है सिचुएन हिडन बोन माउंटेन में। डेथ वैली के पास में कुछ लोग रहते हैं। यहाँ पे 2 लोगों का फाइट हो रहा होता है एक दूसरे से, और हम देख सकते हैं दोनों का फाइट हो रहा होता है। ये सुप्रीम साइबर वाला होता है और ये लड़का होता है। दोनों लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। बगल में जो खड़े होते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं, काफी कमाल का है, ब्लेड मास्टर के खिलाफ इतनी देर तक टिक पाया। तभी दूसरा आदमी बोलता है, मैं सहमत हूँ, अब समझ में आया कि आउटर डेक्स अलायंस का हेड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से क्यों जूझ रहा है। तभी दूसरा इंसान बोलता है, ये बस एक आखिरी कोशिश है। ब्लेड मास्टर ने पूरी लड़ाई में अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिलाया। वो चाहे कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, ये पत्थर से सर टकराने जैसा होगा। तो दूसरा आदमी बोलता है, हम सब जानते हैं, हम बस इस बात से इम्प्रेस्ड है कि कितनी कम उम्र में इतना स्किल्ड है। अभी हम देखते हैं दोनों का फाइट। वो दोनों लड़का है और सुप्रीम साइबर वाला एक दूसरे से फाइट कर रहा होते हैं, और देख सकते हैं हम लोग उसका फाइटिंग स्टैंड को। तभी सुप्रीम साइबर वाले पे एक अटैक करता है, लेकिन वो बच जाता है। तभी उसके पीछे आता है और यकीन नहीं कर पाता कि स्विफ्ट क्लोन से अटैक किया गया उस पे। और जैसे वो टेक्निक यूज करता है, वो पीछे फेंकाता है। दोनों लड़े रहे होते हैं और ये अपने मन में सोच रहा होता है कि स्वॉर्ड कंट्रोल भी जेंग्यू सच में बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं पता था कि डीमन गॉड के अलावा उस उम्र में कोई और भी इतना स्किल्ड हो सकता है। कितना किस्मत का मारा है ये। इसे ब्लेड मास्टर से तब मिला जब ये पूरी तरह से तैयार भी नहीं था। तभी ये लड़का सोच रहा होता है, वो एक मॉन्स्टर है। प्राउड वेस्ट किंग से लड़ने के बाद मैंने काफी सुधार किया है, पर मैं उसे एक कदम हिलाने तक कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। प्राउड किंग वेस्ट किंग हॉर्न यंग के राइट हैंड को मारने के लिए मेरा मौका था। लगता है इन बिन बुलाए लोगों की वजह से उल्टा मेरी ही मौत होने वाली है। तभी सामने वाला बोलता है, क्या बस इतना ही है? तभी अपने मन में सोच रहा था, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैं तो उसे एक खरोच तक नहीं ला पाया, मैंने बस मुश्किल से उसके हाथ पर एक छोटा सा ही कट लगाया है। तभी सुप्रीम साइबर वाला बोलता है, मैंने इसीलिए दिखा रहा था क्योंकि तुम अलग अलग तरह की टेक्निक यूज़ की है, काफ़ी अच्छा था। तुमने कुल मिलाकर एड्रेस 38 मार्शल आर्टिस्ट को टेक्निक यूज़ की है। सामने वाला शॉक्ड हो जाता है ये सुन के। तभी और बताता है, क्या तुम्हें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पता है? पर मेरे देखने के लिए यहाँ कुछ बचा भी नहीं है अब। तभी वो स्वॉर्ड अंदर करता है। इसे देख के ये शॉक्ड हो जाता है और अपने हवा में हाथ फैलाता है, और हम देख सकते हैं कि उसके हाथ के पास फॉर्मलेस स्वॉर्ड आने लग जाता है। सामने वाले को पता चल जाता है ये तो बहुत ही भयंकर लेवल की ट्रू एनर्जी है, और जैसे बोलता है, क्या ये अब? और तभी हम देख सकते हैं उसके स्माइल, और वो सीधा इसके चेस्ट पे अटैक कर देता है। लेकिन ये सोचते मरता है, फॉर्मलेस ब्लेड, इसका मतलब ये मॉन्स्टर जैसा इंसान लाइफ एंड डेथ रेलम पर था। मैं अंदाजा बिल्कुल सही था। मैं किसी भी हाल में मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता था। इतने सोच के वो नीचे गिर जाता है, और नीचे गिर के पानी में बहने लगता है। पानी से बह के फिर पहाड़ से सीधा नीचे गिर जाता है। दूसरा इंसान हंस रहा होता है और बोलता है, अब तो पहचानने के लिए लाश तक नहीं बचेगी। आपका मार्शल आर्टिस्ट का हुनर तो बिल्कुल भगवान जैसा है। आपने उस राक्षस जैसे इंसान को इतनी आसानी से हरा दिया जिसे किसी भी बच्चे से निपटा रहा हो। तभी दूसरा इंसान बोलता है, ब्लेड्स मास्टर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दूसरा इंसान बोलता है, क्या तुमने कहा था कि तुम संग दिल हो?
मार्शल्स ब्लेड सेक्ट के लीडर, और ये बोल रहा था गुंग यून, ये आउटर डेथ अलायंस का सेकंड कमांडर रहता है। दूसरा इंसान बोलता है, मुझे यकीन है कि अलायंस हेड ये खबर सुनकर बहुत खुश होगा। तभी ये साइबर वाला बोलता है, ये सुनकर खुशी हुई क्योंकि उनमें हम की रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आउटर डेथ अलायंस भी अपने वादे पर कायम रहेगा। सामने वाला बोलता है, बिल्कुल, और हंस रहा होता है। हमने उस कमीने को खत्म कर दिया है जो अलायंस हेड के खिलाफ बगावत कर रहा था। तब तो अब हम बस उन लोगों को बंदोबस्त करना है जो उस गद्दार के साथ काम कर रहे थे। हम देखते हैं साइबर वाला साइड में खड़ा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, फॉर्मलेस की ब्लेड कंट्रोल ने उस आदमी के दिल को चीर दिया था और मैंने अपनी ट्रू एनर्जी से उसकी धड़के रुकते हुए भी महसूस की। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? क्या बात है? ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है। तभी कोई बोलता है, ब्लेड मास्टर, और उसके पास आता है और नीचे झुक जाता है और बोलने लग जाता है, लगता है नॉर्टन सी आइस पैलेस में कोई समस्या आ गई है। वहाँ हमने जो जासूस तैनात किए थे उनमें से ज़्यादातर मारे गए। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 2 सेक्ट लीडर और डीमन आयरन स्क्वाड का एक सदस्य ही जिंदा है। ये सुनते ही वो अपना एनर्जी रिलीज करने लगता है और इसकी बैंड बज जाती है और ये हाथ आगे करता है और उसको पकड़ लेता है और बोलने लग जाता है गुस्से में, जब डीमन लॉर्ड ने बीच में दखल ही नहीं दी तो फिर ये प्लान कैसे फेल हो गया? तभी उसका गर्दन दबा हुआ होता है और बड़ी मुश्किल से बोल रहा होता है, ऐसा लगता है कि ड्रैगन टर्टल मरा नहीं है, ड्रैगन टर्टल जिंदा है। और उसके ऊपर से सुना है कि 4 से जैसा ह्यूमन पता उसे बिल्कुल अलग है। और तभी उसका गर्दन छोड़ देता है इतना सुनते ही, और वो नीचे लगता है, खांसने लग जाता है और ये बोलता है, 4 सरों वाला ड्रैगन। ये बात समझ आती है अगर सदियों तक कैद रहने के दौरान उसकी स्पिरिचुअल पावर और ज़्यादा बढ़ गई हो। तभी किसको बोलता है, मेस्कर ब्लेड सेक्ट के लीडर। तभी वो पास में आता है और हुक्म देने लग जाता है, अपने ब्लेड मैक्सर स्क्वाड को और डीमन आयरन स्क्वाड को 20-20 लोगों को साथ लेकर जाओ और मेरे लिए ड्रैगन टर्टल का खून और उसके इनकस्ट कोर को लेकर आओ। पट्टी वाला बोल रहा था, लेकिन बस तो पूरे डीमन आयरन स्क्वाड के आधे लोग, अब वो स्क्वाड बनाई थी इस तरह के कामों के लिए। तभी बोलता है, इतना काफी होना चाहिए है ना? तभी स्कार वाला बोलता है, क्या आपको यकीन है कि पूरे स्क्वाड का आधा हिस्सा मुझे सौंपने पर ठीक रहेगा? मैंने सुना है कि पोटला पैलेस वाली चीज भी शायद जिंदा हो सकती है। ब्लेड मास्टर बोलता है, तुम कब से फैसलों पर सवाल उठाने लगे? सामने वाला बोलता है, मैं माफी चाहता हूँ, आपके आदेश का पालन करूंगा। साइबर हेड बोलता है, पोटला पैलेस की चिंता मत करो, उसे तो मैं ही देख लूंगा। तभी हमारा सीन आउटर डेप्थ मुरी मेलैंस का हेडक्वार्टर का होता है, जहाँ पे होंगयुंग क्लब के टॉप 100 में से मार्शल आर्टिस्ट में से एक का होता है पेटियाज, और ये 5th मास्टर होता है, इसका नाम होता है हाओग्योंग ब्यू। दूसरा हमारा मुयुंग किंग, ये 7th मास्टर है, और मोरी मेलैंस के टॉप ग्रुप में स्क्वाड है जिसका नाम ब्लैक स्क्वाड होता है। और ये लड़का बोल रहा होता है, आपके स्वागत के लिए धन्यवाद पेट्रियाज मुयोंग, आप हमारे लिए बहुत बड़ी मदद साबित होंगे क्योंकि मुंग क्लैन के लोग ठंड झेलने में माहिर होते हैं। 7th एल्डर बोलता है, तुम्हें अपने पिता का शुक्रिया अदा करना चाहिए, अगर अलायंस हेड की बात ना होती तो मैं कभी भी ज्वाइन नहीं करता। तभी जो आया होता है मदद मांगने, वो बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, मदद करने के लिए तैयार होने के लिए धन्यवाद। सेकंड सन बोल रहा होता है, अगर सुप्रीम साइबर ऑफ 6 मार्शल आर्टिस्ट सेक्ट उस ड्रैगन टर्टल के पीछे है तो जाहिर है कि वो कुछ बड़ी साजिश कर रहे हैं। अपने साथी ऑटोडेस्क मार्शल आर्टिस्ट की मदद करना तो हमारी फर्ज है। और ये बोली हो रही होती है लड़की ने, और बोल रही होती है, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। सभी मास्टर एक समझौते पर पहुंच पाए। जब तुम्हारा बड़ा भाई अपनी आइसोलेशन ट्रेनिंग से बाहर आएगा तो मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे इस जज्बे की बहुत तारीफ करेगा। इसको जानते हैं हम लोग, रैंक फर्स्ट की है, सेकंड जनरल की, मुरी मेलैंस की, इसका नाम होता है जैगल सोफी। तभी सेकंड सन बोल रहा होता है, मुझे उसने किसी तरफ से ये एवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है या तारीफ की ज़रूरत नहीं है। तभी बोलती है, हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं बदला, उनके बीच कभी अच्छे संभव नहीं है, पर मुझे लगता है शायद जो कुछ भी हुआ है उस वजह से रिश्ता सुधर गया होगा। लगता है मैं गलत थी। तभी सेकंड सन बोल रहा होता है, एक एक मिनट की कीमत है, मुझे पता है आप सब तैयार हैं, पर नॉर्टन सी का रास्ता में हम कम से कम आराम करेंगे। कृपया अपने स्टेमिना को ध्यान रखना, आगे बढ़ो। इतना बोलता है जोर से चिल्ला के। हम देखते हैं सबके सब आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी ये लड़की का सीन होता है जो मदद मांग रही होती है अपने युवान से, और मन में सोच रही होती है, अब जब ये पक्का हो गया है कि इस आइडेंटिफाई पैलेट का मालिक डिमोनिक कल्ट का पुराना सुप्रीम हेवनली डीमन है, तो मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दे सकता। मुझे यकीन है कि वो इसके लिए मेरी मदद जरूर करेगा। तभी युवान बोलने लग जाता है, वोंग जियोंग के मुताबिक नॉर्थन सी आइस पैलेस आउटर डेस्क मुरी अलायंस के साथी हैं, तो फिर तुमने सबसे पहले उनसे मदद क्यों नहीं मांगी? तभी अपने मन में सोच रही होती है, सेठ, क्या सब वैसे ही नहीं होने वाला था जैसे मैंने सोचा था? मैं उस बारे में नॉर्थन सी का रास्ते में
बात करने वाला था। तभी युवान आगे बोलता है, गलत मत समझना, मैं इस बात की कदर करता हूँ, तुमने हमें पुराने हेवनली डीमन की खबर दी, मगर ये बात हजम नहीं होती कि नॉर्थन सी आइस पैलेस ने सिर्फ एक इंसान को एनवाई बनाकर भेजा, वो भी तुम्हारे जैसे रैंक वाले को, और ऊपर से बिना किसी ऑफिशियल रिक्वेस्ट के डॉक्यूमेंट के। क्या तुम्हें लगता है कि नॉर्थन सी आइस पैलेस का एक आम मेंबर यहाँ नीचे आए, चंगू तक चले आए, बिना किसी ऑफिशियल साइन डॉक्यूमेंट मदद मांगे, जबकि तुम्हारा पैलेस मास्टर मारा जा चुका है? अभी वो घबरा रही होती है और बोल रही होती है, आपका क्या मतलब है? और अपने मन में सोच रही होती है, मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही। युवान बोलता है, अगर तुम बेवकूफ़ नहीं हो तो इसके सिर्फ दो ही नतीजे हो सकते हैं। पहला कि तुम्हें लगता है कि तुम नॉर्थन सी आइस पैलेस का रिप्रेजेंटेटिव करने के लायक हो। दूसरा, तुम्हें लगता है कि नॉर्थन सी आइस पैलेस के अंदर ही दुश्मन छुपे हुए हैं, इसीलिए तुम मुझसे मदद मांग रहे हो, उसके रिप्रेजेंटेटिव बनकर नहीं, बल्कि एक इंडिविजुअल के तौर पर। तभी अपने मन में सोच रही होती है, मुझे लगा था कि ये सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट में ही माहिर होगा, दिमाग का कम है, पर इसका अंदाज़ा तो खतरनाक है। अच्छा यही होगा कि मैं इनसे कुछ भी ना छुपाऊँ। और बोलने लग जाती है, मेरा इरादा आपको धोखा देने का नहीं था। जैसे कि आप जानते हैं, मैं जल्दी में था। मुझे डर था कि कहीं आप मना ना कर दें, इसीलिए मैंने पहले नहीं बताया। तभी वान बोलता है, क्या बताना चाहते हो? तभी वो बोलने लग जाती है, मैं नॉर्थन सी आइस पैलेस का वारिस हूँ। तभी हॉगन बोलता है, ऑफ कोर्स, मैं आपकी समझदारी देखकर दंग हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दी। युवान बोलता है, कितना निडर हो तुम। अगर तुम जो नॉर्थन सी आइस पैलेस का सक्सेसर हो तो ये साबित नहीं करते कि पुराना सुप्रीम हेवनली डीमन अभी भी जिंदा है, तो तुम अपनी इस लापरवाही की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनते वो शौक में हो जाती है और डरने लग जाती है और बोलती है, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही, जैसा कि आपने अंदाजा लगाया, मैं अब कुछ नहीं छुपा सकती। ऑफिशियल रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट लेकर इनवॉय ऑटोडेस्क मोरिम के पास गया है। तभी हॉबिंग बोलता है, हाँ तो तुम अगर तुम्हारी मदद के लिए मान भी गए और नॉर्थन सी गए तो हम बस बीच में ही तंग अड़ाने का काम कर रहे होंगे। वो बोलता है, कितनी अजीब बात है, अगर तुम सच में अपने पैलेस मास्टर की सक्सेसर हो तो क्या तुम्हें उनका प्रॉक्सी नहीं होना चाहिए था? तभी बोलने लगता है, नियमों के हिसाब से, लेकिन इस वक्त प्रॉक्सी मैं नहीं हूँ, बल्कि वाइस पैलेस मास्टर है, जो कि मेरा दूसरा चाचा डॉन चियोन है। युवान पूछता है, तो आप कह रहे हैं कि आपके पास कोई ऑफिशियली अथॉरिटी नहीं है, फिर भी आप हम अपने दम पर कल से मदद मांगी? तब वो जवाब देता है, मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था, उन कमीनों के जासूस अभी भी पैलेस में ही छुपे हो सकते हैं। तो युवान पूछता है, स्पाइस, क्या आप ब्लेड गॉड सेक्ट क्लेन की बात कर रहे हैं? तभी जवाब देता है, सही कहा, सबसे ज़्यादा शक डिप्टी पैलेस लॉर्डन जीचियन और उनके फॉलोअर्स पर है। पैलेस लॉर्ड के साथ हुए उस हादसे और ड्रैगन टर्टल के अंदाजे होने के बाद उन्होंने सबसे पहले एक मीटिंग बुलाई और डॉन जियन को एक्टिंग पैलेस लॉर्ड अपॉइंट कर दिया। काश उस वक्त मैं उस इंटरनल एनर्जी की वजह से 2 दिन तक बिस्तर पर ना पड़ा होता। उसने ड्रैगन टर्टल के भागने से हुई अफरा तफरी का फ़ायदा उठाया और पूरे नॉर्थ सी आइस पैलेस को अपने कब्जे में ले लिया, और अब वो उसे एक हीरो की तरह पूज रहे हैं। वोंग पूछता है, हालत शक पैदा करने के लिए काफ़ी है, पर अगर वो जासूस नहीं ही भी है तो क्या आपको नहीं लगता कि उसने ये सब बस अपनी पर्सनल एम्बिशन के लिए हो किया होगा? तभी जवाब देता है, अगर उसने अपनी ताकत के दम पर पैलेस लॉर्ड की गद्दी मांगी होती तो मैं और मेरे पिता समझ जाते, मगर उसने एक मुसीबत का फ़ायदा उठाकर पावर छीन ली, जबकि वो मेरे पिता को अपना सगा भाई मानता है। अगर ऐसा कुछ आपके कल्ट में होता तो आप इसे एक मामूली पॉलिशिंग स्ट्रगल समझकर टाल देते क्या? तभी वोंग सोच रहा था, ये पूरी तरह से गलत भी नहीं कह रही। आखिरकार प्लेड गॉड 6 मार्शल क्लैन ने हमारे सेट के खिलाफ भी ऐसी साजिश की थी। तभी वो बोल रहा होता है, और सबसे बड़ी बात, एल्डर शामा का डिप्टी पैलेस लॉर्ड के राइट हैंड माना जाता है। वो डिप्टी पैलेस लॉर्ड की ही फंक्शन जिसे ब्लेड गॉड 6 मार्शल क्लैन ने एक्सप्लोजिव लेने की मंजूरी दी थी। तभी इवान बोलता है, बस बहुत हुआ, मुझे नहीं लगता कि मुझे और कुछ सुनने की ज़रूरत है। जो भी हो, हमारा कल्ट पहले से ही नॉर्थन सी आइस पैलेस जाने का प्लान बना रहा था, ताकि हमारे फॉर्मर ग्रैंड मास्टर की ढूंढा जा सके। तभी वो बोलता है, शुक्रिया। तभी युवान बोलता है, उससे पहले हमें एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करना होगा। वो पूछता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट? तभी युवान बोलता है, ये हमारे कल्ट का फॉर्मर ग्रैंड मास्टर की सेफ्टी के अलावा है। गलत मत समझना, अगर हम बिना किसी ऑफिशियल रिक्वेस्ट के नॉर्थ गए तो हमारा कल्ट बिना वजह के तुम्हारे ड्यूटी पैलेस लॉर्ड और मार्शल आर्टिस्ट अलायंस के साथ लफड़ा में पड़ जाएगा। अगर किसी वजह से हम फॉर्मर ग्रैंड मास्टर को बचा नहीं पाए तो हमारे कल्ट पर बिना किसी ठोस की वजह के हमला करने का इल्ज़ाम लगेगा। तो ये बोलता हूँ, उन्हें एक वजह चाहिए। सही है, अगर मुझे बचाने वाला इंसान ड्रैगन टर्टल से लड़ते वक्त मारा गया और उनकी लाश तक नहीं बची तो उनके वहाँ होने की कोई वजह नहीं रह जाएगी। कल लीडर, मैं कॉन्ट्रैक्ट तो लिख सकता हूँ, पर मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। एक्टिंग पैलेस लॉर्ड इसे आसानी से इग्नोर कर सकते हैं, क्या ये चलेगा? युवान बोलता है,
इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी अपने मन में सोचने लग जाता है, क्या इसे बिल्कुल परवाह नहीं है? तो ये अच्छा है, इससे पहले कि इसका दिमाग बदले, मुझे जल्दी से इसे लिख लेना चाहिए। जैसे ही लिखने जा रहा होता है और पूछता है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या टर्म्स होगी? ईवान पूछता, सिंपल है, हमें बस 3 कंडीशन माननी होगी। 3 कंडीशन? मैंने सोचा नहीं था कि 3 होगी। ये किस तरह की शर्तें रखने वाला है? तभी ईवान बोलता है, पहला, ड्रैगन टर्टल को खत्म करने के बाद उसका कोर और उस खून हेवनली डीमन कल्ट होगा। फिर बोलता है, ये आपका मतलब जब आपका कल्ट उसे ढेर कर देगा? ते बोलता, हाँ सही कहा। दूसरा, जैसे ही ड्रैगन टर्टल का काम तमाम हो जाएगा, नॉर्थ सी आइस पैलेस को मार्शल आर्टिस्ट अलायंस से अपनी दोस्ती तोड़नी होगी। बोलता है, ये कैसे हो सकता है? तभी बताता है इवान, तीसरा, अलायंस तोड़ने के बाद नॉर्थन सी आइस पैलेस हमारे कल्ट के साथ एक नया समझौता करेगा। ये 3 शर्त लिखो। अगर तुम इन 3 शर्त पर राजी हो तो तुरंत नॉर्थ सी आइस पैलेस के लिए निकल जाएंगे। तभी बोलता है, रुकिए, वेट कर लीडर, ये कॉन्टैक्ट जो आपने बताया है ये मुझे जैसे एक मामूली यंग पैलेस लॉर्ड को पहुंच से बहुत ज़्यादा बाहर है। तभी इवान बोलता है, उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जल्दी नई पैलेस लॉर्ड बन जाओगे। वो सोचता है, मैं पैलेस लॉर्ड? इवान बोलता है, अपना फैसला करो पैलेस लीडर डैन। तभी हमारा 1 घंटे का सीन होता है जहाँ पे इवान बोल रहा होता है, 6 वॉट को तुरंत बुलाओ, हम नॉर्थन से आज पैलेस निकल रहे हैं। तभी हमें नरेटर बताता है, नॉर्थन विलेज का सेंटर प्लेन के सार्डो के बाहर स्थित है। इसमें गोंचन, शांगजी और सेंगशी और हबी प्रोविंस के बॉर्डर वाले इलाके आते हैं। लाके बेकेल पहुंचने के लिए, जहां नॉर्थन सी आइस पैलेस का राजा रहता है, उन्हें उन बड़े मैदानों को पार करना था जहां अलग अलग नोमैडिक ट्राइब का राजा है। मार्शल आर्टिस्ट अलायंस के 400 से ज़्यादा एलाइट वॉरियर्स बिना रुके आगे बढ़ते रहे क्योंकि वक्त बहुत कम था, और 3 दिन बाद वो शेंगसी प्रोविंस और ग्रेट प्लेन्स के बॉर्डर पर पहुंच गए। जैसे पहुंच गया होते हैं, हम सेकंड सन को देखते हैं। पीछे लड़की हुई होती है और देख रही होती है और सोच रही होती है कि पिछली रात मार्शल अलायंस की शैंक्सी प्रोविंस ब्रांच में, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं, तुमने डिमोनिक कल्ट से भी मदद मांगी है। सामने वाला बोलता है, हाँ सही कहा, वो कोई ऑफिशियल रिक्वेस्ट नहीं है जैसे आपके अलायंस को भेजी गई थी। बिल्कुल, वो नॉर्टन सी आइस पैलेस का यंग पैलेस लॉर्ड का निजी फैसला था। इसका मतलब वो अपनी सेना नहीं भेजेगा। खैर, मैं काफ़ी थक गया हूँ तो मैं चलता हूँ, आप सब आराम कीजिए। तभी सोचता है, ये बिल्कुल उम्मीद के बाहर था। खैर, क्योंकि वो कोई ऑफिशियल रिक्वेस्ट नहीं थी तो ज़्यादा फिक्र करने वाली बात नहीं है। जब तक ये कोई पूरी जंग नहीं बन जाती, डिमोनिक कल्ट का लीडर बिना वजह दखल नहीं दे सकता। डेमोनिक कल्ट लीडर इतनी दूर तक उनकी मदद करना नहीं जाएगा। तभी लड़की बोलती है, लॉर्ड मुयोंग, आपकी बात में दम तो है। इस वक्त डिमोनिक कल्ट अपनी पूरी ताकत काइफिंग में अपनी बुनियाद मजबूत करने में लगा है। अगर वो बिना वजह अपनी सेना को बांटते हैं तो ये उनकी नुकसान होगी। मगर, तभी बोलता है, मगर क्या? मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉजिक सही है। फिर हम गारंटेड नहीं दे सकते कि डिमोनिक कल्ट का लीडर युआन उसी तरह रिएक्ट करेगा। उसके पुराने कामों को देखकर लगता है कि वो मामूली दिमाग से सोचने वाला इंसान नहीं है। यंग मास्टर कैंग, हमारी अलायंस पहले से ही डिमोनिक कल्ट के साथ पैक्ट में है। अगर वो नॉर्थन सी आइस पैलेस में अपनी सेना भेजता है तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। क्या आप तब भी इतने बेफिक्र रहेंगे जब ड्रैगन टर्टल का कोर और उसका अवनेश उनके हाथ लग जाएगा? क्या कोर? यंग मास्टर कैंग, क्या हमें ये कोर की कीमत पर बात करनी चाहिए? युआन बुशो को अपना हाथ गंवाया और सर्कुलेशन में जाने के बाद भी उनकी होने वाली बीबी अभी भी अलायंस की बातें कर रही है। कितनी भूल है, या फिर शायद तुम्हें बुराई के आंखें घुटने टेक दिए हैं। तभी बोलती है, ये तुम क्या कह रहे हो? तभी लड़का बोलता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इतना सुनते लड़की सोच रही होती है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे डिमोनिक कल्ट के लीडर पर गुस्सा नहीं आता मेरे होने वाले पति के हाथ काटने के लिए? बस इतनी सी बात है कि पर्सनल फीलिंग को पब्लिक मैटर्स में बीच में लाना बेवकूफ़ी की हद है। क्या वो अभी भी इस चिंता में है कि डिमोनिक कल्ट अपने बंदे भेज देगा? वो पूरा एक दिन खामोश है। यंग मास्टर कैंग, हम जल्द ही उन बड़े मैदानों को तक पहुंचने वाले हैं। यह नॉर्म्स के इलाके हैं। तभी एल्डर सोच रहा था, होंगियों या जैगल फैमिलीज के तो पता नहीं, पर हमारी मून फैमिली जो नॉर्थन ल्योंग में रहती है वो नॉर्म्स के खौफ को अच्छे से जानती है। वो भले ही मार्शल आर्टिस्ट ना हो पर घुड़सवारी में वो माहिर है और हमेशा जंग में रहते हैं, तो जो उन्हें खतरनाक वॉरियर्स बनाता है। एक एक की लड़ाई में वो कोई खतरा है, पर जब वो सैकड़ों या हजारों की तादाद में अपने घोड़ों के साथ एक होकर लड़ते हैं तो उनका सामना करना एक नाइटमेयर बन जाता है। अब जब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने सुना था कि हाल ही में उन्होंने ग्रेट प्लेन्स की सबसे ताकतवर ट्राइब के कैप्टन के साथ पैक्ट किया है, द ग्रेट फायर्स ट्राइब। हमारे क्वालिफी के सबसे पीछे जो खजाने का सैकड़ों है, वो जरूर उनसे बातचीत करने के लिए होंगे। अगर वो मिले तो चलो देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं।
तभी हम देखते हैं खाली मैदान, घोड़ा देख रहे पहुंच रहे होते हैं, थक गए होते हैं, ये सबके पसीना आ रहा होता है, सामने देखते हैं कई सारे लोग आ रहे होते हैं, पहले ही दिन हमारा उनसे सामना हो गया। तभी ये बोलता है वो घेरे ब्राउन रंग के भेड़िए के खाल वाले कोट, वो लोग ग्रेट फाइन स्ट्राइप से हैं। तभी हम देख रहे होते हैं वो लोग भप्पू बजा रहे होते हैं, ये अपने मन में सोच रहा होता है क्या वो तुरंत हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी बोलता है झंडा लहराओ, ब्लैक शैडो क्रॉप के वाइस कमांडर। तभी हम देखते हैं झंडा लहराने लग जाते हैं लोग, वो लोग देख लेते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं और उन लोगों के पास आने लग जाते हैं। ये अपने मन में सोच रहा होता है हाँ क्या उनके लीडर हैं। पीछे इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद वो आगे सिर्फ कुछ दर्जन वॉरियर लेकर आए हैं, काफी हिम्मत वाला कदम है। वो कौन है? उसका शरीर इतना विशाल है कि वो लाल रंग के घोड़े भी उनके सामने छोटे लग रहे हैं। तभी वो देखता है और ये नाम लेता है आसरा। तभी ये सोचता है क्या तुमने आसरा कहा, जिसने पूरे ग्रेट प्लेन्स पर कब्जा कर रखा है। और हम देख सकते हैं वो लाल घोड़ा होता है और अपने मन में सोच ही रहा होता है ग्रैंड फ्रेंच के कैप्टन। तभी बोलता है हे बहुत वक्त बीत गया कमांडर कैंग। तभी ये जो मदद मांगने वाला आया होता है अपने मन में सोच रहा था मैंने सुना था कि उसने क्या क्या किया है, पर ये पहली बार है जब मैंने उसे असलियत में देख रहा हूँ। तो यही विशाल आदमी असरा है जो ग्रेट हॉर्न क्लैन का सरदार है। तभी हम देखते हुए असरा को दूसरा एडल्ट सोच रहा होता है ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये कुछ ज्यादा ही पास नहीं आ रहा। तभी उसके सामने हाथ बढ़ा रहा होता है सेकंड क्लैन का बेटा बोल रहा होता है काफी वक्त हो गया है। असरा बोलता है तुम्हारे बाल काफी बढ़ गए हैं और हंस रहा होता है। सेकंड सन फिर अपना हाथ हिलाता है, बाकी लोग गराज से कुछ सामान निकाल रहे होते हैं और इनके भाषा में इनको पैसा बोल सकते हैं, सोने चांदी जवाहरात। इसको देख के असरा खुश हो जाता है। सेकंड सन बोल रहा होता है हम नॉर्टन सी तक पहुंचने के लिए ग्रेट प्लेन से होकर गुजरना चाहते हैं। फिर सामने वाला बोल देता है असरा ठीक है इसकी कोई चिंता मत करो तुम। फिर दूसरा एल्डर जो पीछे रहता है वो बोलता है लगता है आसानी से सब हो गया, क्या तुम समझ सकते हो कि वो क्या कह रहे हैं। तभी बोलता है देखो नॉर्थन सी और ग्रेट प्लेन्स एक दूसरे के बगल में हैं, इनके बीच अक्सर बातचीत और लड़ाई होती रहती है, इसीलिए मुझे इनकी भाषा आती है। फिर ये एल्डर अपने मन में सोच रहा था फिर तो हम बिना किसी दिक्कत के ग्रेट प्लेन से होते हुए नॉर्थन सी आइस पैलेस जा सकेंगे, पर ये लोग उम्मीद से ज़्यादा देर तक बात कर रहे हैं। तभी असरा बोलता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी ये सोच रहे क्या क्या हुआ। ग्रेट हाउंड प्लेन का रिएक्शन थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तभी लड़की पूछ रही होती है सर अगर ठीक हो गया तो क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कैसे समझूं। स्कॉट लीडर कैंग उन्होंने ग्रेट हॉर्न क्लैन से कहा है कि ऑटोडेस्क मूरी में लेंस के अलावा किसी और कोई को ग्रेट प्लेन से गुजरने ना दें। तभी सोच रही होती है क्या, और हम देखते हैं कोई बोल रहा था चीफ ग्रेट हॉर्न क्लैन के वाइस चीफ असोरा चू क्या आप सच में वही करेंगे जो उसने बाहरी ने कहा। तभी उनका चीफ बोलता है क्या तुम डर गए क्योंकि वो जेंगू से है, मुझे तुमसे ऐसा रिएक्शन की उम्मीद नहीं थे, ये देखते हुए कि उनमें साथ में कितनी जंग लड़ाई है। तय बोलता है जेंगिंग के लोग खतरनाक हैं, पर तुमने वो खबर सुनी जो युद्ध बूशियू जंग से हमारे लिए था। बूशियू महान सरदार, क्या तुमने कहा था कि जो ताकतें जंगिंग के जंगों पर कब्जा करने लड़ रही थी वो डिमोनिक कल्ट और सुप्रीम साइबर ऑफ सिक्स मार्शल आर्ट सेक्ट थे। तय बोलता है हाँ, वो कहते हैं कि डिमोनिक कल्ट का लीडर इतना ताकतवर है कि वो डीमन गॉड कहा जाता है। तब यशरा बोलता है डीमन गॉड कितना घमंडी नाम है, एक मामूली इंसान को भगवान कहना कीमत कैसे कर सकते हैं ये लोग। तभी हमें नरेटर बता रहा होता है ग्रेट हांग क्लैन के पुराने सरदार के मार्शल आर्टिस्ट में दिलचस्प बढ़ गई थी क्योंकि उनके जंगों के लोग के साथ अक्सर झगड़े होते थे और उन्होंने उनके लाखों इलाके के लिए जंगों पर हमला किया और इसीलिए उन्हें अपने लोगों को जंगों के जंगों में भेजा था। 3 लंबी पहाड़ी तक मार्शल आर्टिस्ट की एक ऐसी फौजी तैयार की गई जैसे हारा पाना मुश्किल था, जिसकी वजह से ग्रेट हाउंड क्लैन ने पूरी ग्रेट प्लेन्स पर कब्जा कर लिया। क्या तुमने नहीं कहा था कि सिर्फ ये डिमन कौन थी खतरनाक शख्स है। कांगसो और ने खुद कहा था कि डिमन कल्ट के लीडर शायद यहाँ कभी नहीं आएंगे। ये सच है पर चिंता मत करो, इसकी चिंता मत करो क्योंकि हम किसी भी हाल में उनसे झगड़ा नहीं करेंगे। क्या आपके दिमाग में कोई प्लान है। तभी हंसता है और बोलता है उन्होंने मुझसे कहा था कि बाकी मार्शल आर्टिस्ट को यहाँ से गुजरने ना दो। ये ग्रेट हिंग क्लैन का 5,000 बहादुर सिपाही है, भले ही वो मार्शल आर्टिस्ट हो, हमसे लड़ने की हिम्मत कौन ही करेगा। अगर हमारे सिपाही तीर चलाएंगे तो आसमान हमारे तीरों से ही काला हो जाएंगे। हमारे तीर, क्या तुम सच में लगता है कि उनसे लड़ना जरूरी होगा। तो आपका इरादा सिर्फ उन्हें डरा कर भगाने का है। हाँ बिल्कुल, जब तक हमारा उनसे सीधा झगड़ा नहीं होता मुझे नहीं लगता कि सो कोल्ड डीमन लॉर्ड यहाँ तक हमसे लड़ने आएगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अगर सब प्लान के मुताबिक हो रहा है तो हमारे कबीले को बिना किसी नुकसान के 3,000 बेदिन मिल जाएगी, जिससे कांशु वादा किया था। हाँ हाँ, तुम्हें पता है ना लोग क्या कहते हैं, एक तीर से दो निशाने। तभी कोई आता है पास में और बोलने लग जाता है महान सरदार लगभग 600 लोगों की एक हथियार के साथ फौज साउथ वेस्ट की तरफ से आ रही है, करीब
8 किलोमीटर दूर है। क्या ये दूसरे कबीले हैं? नहीं, वो देखने में जियांगनुम के लगते हैं। क्या ये हो सकता है? और तभी हम देखते हैं बहुत सारे घोड़ों को जो कि आ रहे होते हैं बहुत तेजी से, और ये होती है अपनी डीमन कल्ट के लोग, जहाँ पे युवान सबसे आगे होता है और बोलता है रुको जरा, और सबके सब रुक जाते हैं। तभी डार्क किंग बोलता है डीमन लॉर्ड क्या कुछ प्रॉब्लम है? युवान देख रहा होता है। तभी डार्क किंग को कुछ महसूस होता है। बाकी लोग बोल रहे होते हैं आखिर ये ग्राउंड इतना ज्यादा हिल क्यों रहा है, और ये बोला होता है से स्टेलर बोन मून है। हम देखते हैं सामने से बहुत सारे घोड़े आ रहे होते हैं और बहुत सारे सिपाही भी आ रहे होते हैं, और हम देखते हैं उनकी सेना बहुत ही बड़ी होती है। तभी आइस पैलेस का जो हेड होता है सोच रहा होता है कि ये लोग कौन है। भले ही वो लोग जंगली हैं, जब तक जमीन के लिए कबीले के बीच जंग ना हो वो अपनी पूरी फौज के साथ ऐसे नहीं घूमते। हाविंग सोच रहा था नॉर्टन सी के ये जानवर लीडर वाकई में अंधा है क्या? उसने ऐसा कुछ होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी क्या? और हम देखते हैं बाकी सब सिपाही के आगे दो घोड़े आ रहे होते हैं, जिसमें सरदार उनका बोल रहा होता है तुम एक दिन में यहाँ 5 गए, खैर इसका मतलब हमारा काम वक्त बर्बाद हो गया। और हंसता है और बोलता है क्या इत्तेफाक है, अगर वो ऑटोडेस्क मुरी मिलान से पहले यहाँ पहुंचते तो उन्हें सही कीमत लेकर गुजरने दिया जाता। तभी हंसता है बोलता है ये लोग वाकई में बदकिस्मत है, बेहतर है कि हमें इन्हें वापस भेज देना चाहिए। तभी बू चाई बोलता है जी महान सरदार, उनसे कह दो कि यहाँ से नहीं गुजर सकते, उन्होंने जियोंग्यू वापस लौट जाना चाहिए। उनसे कह दो अगर वो वापस नहीं मुड़े तो हमारे महान योद्धा की तलवार उनकी जान ले लेगी। तभी वो घोड़ा वाला सामने आता है और जोर से चिल्ला के बोलता है, बाकी लोग जमीन पीट रहे होते हैं और ये चिल्लाता है जियांगुन के लोगों, हम ग्रेट हांग क्लैन के ग्रेट प्लेन के महान योद्धा हैं। मैं बूझ वही हूँ और मैंने अपने महान शख्स महान सरदार से आसरा की सेवा करता हूँ। ये हमारी ज़मीन है, ये भारी लोगों के लिए खुले आम घूमने की जगह नहीं है। जहाँ से आए हो वापस लौट जाओ, ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। अगर तुम अभी वापस नहीं मुड़े तो हमारे महान योद्धा की तलवारें तुम्हारी जान ले लेगी। और बाकी लोग ऐसे ही चिल्ला रहे होते हैं। आइस पैलेस का यंग मास्टर बोल रहा था ग्रेट हांग क्लैन का वो खानदान जो पूरे ग्रेट प्लेन्स पर राज करता है ये बड़े खतरनाक है। तभी डार्क किंग बोलता है डीमन लॉर्ड वो गिनती में हमसे कहीं ज्यादा है, उनसे सीधा लड़ना मुश्किल होगा। तभी दूसरा लड़ बोलता है वो सही कह रहा है, अगर हम उनसे लड़े तो हमारे बहुत से लोग मारे जाएंगे। इवान सोचता है उनकी फौज हमसे 100 गुना भी ज्यादा बड़ी है, यहाँ लड़ना सिर्फ ताकत और लोगों की बराबरी होगी। नैनो क्या तुम इनकी भाषा एनालाइज कर सकते हो? इसके अराउंड करो और मोंगोलियन के करीब है, मैं इसका अनुवाद कर सकता हूँ। नैनो बोलता है और उसके हमारे युवान के ब्रेन में ट्रांसलेट करने के लिए भेज देता है। बाकी लोग बोलते हैं भाग जाओ यहाँ से बाहरी लोग, इससे पहले कि हम अब तुम्हारा कबर बना दे, यहीं पे निकल जाओ यहाँ से। तभी युवान बोलता है ये कुछ भी बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम समझ नहीं पा रहे। लड़ने के बजाय ऐसा लगता है कि वो बस हमें आगे नहीं जाना देना चाहते। तभी कोई बोलता है डीमन लॉर्ड। तभी युवान जोर से अपना मुंह खोलता है और बोलता है सुनो ग्रेटिंग, और इसको सुन के उनकी कानें फट जाती है। बोलते हैं बाप रे इसकी आवाज इतनी तेज है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कान ही फट जाएगा। तभी आइस पैलेस का लॉर्ड बोलता है क्या उसने इनकी भाषा कैसे आती है? और बिन कुछ जानने का ना नाटक करता है। युवान अपना बात कंटिन्यू करता है मैं ग्रेट हेवनली डिवाइन कल्ट का लीडर हूँ, मेरा नाम युवान है। तो सामने वाला सरदार बोलता है क्या डीमन लॉर्ड युवान, ये आखिर चल क्या रहा है?